यस 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 यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पे जीत 2.0 क्रैश कोर्स सीरीज जीत 2024 क्रैश कोर्स 2.0 में आज हम करेंगे एवोल्यूशन चैप्टर को कंप्लीट इन वन शॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको जो एवोल्यूशन चैप्टर में बताया गया है, एनसीईआरटी कह रही है स्टेलर डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंसेस फ्रॉम स्टार, उसको हम मेजर करते हैं लाइट ईयर्स में। लाइट ईयर एक यूनिट है फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस मेजरमेंट। लार्ज डिस्टेंसेस को हम लाइट ईयर में यूज करते हैं, लाइट ईयर में मेजर करते हैं। व्हाट इज एवोल्यूशन? एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन ग्रेजुअल चेंजेस हैं किसके अंदर? इन फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना। और ये जो फ्लोरा एंड फोना के अंदर चेंजेस हैं, इनको कितना टाइम लगेगा? इनको लग जाते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो आप इसको ऐसे ही नोट करना। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे बना? यूनिवर्स बनने की पहली थ्योरी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स आपका लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बना है। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो आपका यूनिवर्स बना है। एक मिनट, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। 20 बिलियन है, 20 बिलियन है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। 20 बिलियन है मेरे ख्याल, है ना। 4.5 बिलियन तो अर्थ का टाइम है, तो जी हाँ बिल्कुल सही, 20 बिलियन है, 20 बिलियन। तो यहाँ पे हमारे से कुछ मिस्टेक हो गई। 20 बिलियन ईयर्स अगो हमारा बिग बैंग थ्योरी ने कहा कि अर्थ बना। कैसे बना? अ ह्यूज एक्सप्लोजन। बैंग थ्योरी क्या दिख रही है? एक्सप्लोजन हुआ। अ ह्यूज एक्सप्लोजन इन अर्थ, इन अर्थ नहीं, इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में या इन स्पेस, स्पेस कहूँ, यूनिवर्स तो अभी बनना है, यूनिवर्स नहीं, स्पेस में, स्पेस में एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ। उस एक्सप्लोजन के कारण, उस एक्सप्लोजन के कारण क्या हुआ? टेम्परेचर लोअर हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, और साथ ही साथ हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस बन गई। हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस बन गई, और इन गैसेस ने कंडेंस होकर आज की गैलेक्सीज बना दी। अब गैलेक्सीज बन गई यानी यूनिवर्स का एक पार्ट तो बन गया, है ना। तो ह्यूज एक्सप्लोजन इन स्पेस विच इज अनइमेजिनेबल। अनइमेजिनेबल माने हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना बड़ा एक्सप्लोजन होगा। अनइमेजिनेबल इन टर्म्स, ऐसा एक एक्सप्लोजन हुआ, फॉर्मिंग डिफरेंट गैलेक्सीज, जिससे अलग अलग गैलेक्सीज बनी, जिससे अलग अलग गैलेक्सीज बन गई। एक्सप्लोजन हुआ, गैलेक्सीज बन गई, गैलेक्सीज के साथ साथ ये सारी चीजें हुई। टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ये टेम्परेचर ऑफ द होल यूनिवर्स या स्पेस थोड़ा कम हो गया, थोड़ा ठंडा हो गया, एंड हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस जो है वो बन गई। इन गैसेस ने कंडेंस करके आजकल की गैलेक्सीज बना दी। हमारी गैलेक्सी, क्या आपको इतने नीचे दिख रहा है? हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? हमारी गैलेक्सी का नाम है सैमसंग गैलेक्सी। बिल्कुल गलत, ये मीम तुमने देखा होगा, बट हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। बोले मिल्की बार नहीं, मिल्की वे भाई, मिल्की वे गैलेक्सी। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ ओरिजिन हुई है 5 बिलियन ईयर्स, सॉरी 4 बिलियन ईयर्स अगो। और ओरिजिन ऑफ अर्थ इससे 5 मिलियन साल पहले हो चुका था, यानी कि आज से 4.5 बिलियन साल पहले। यहां पे मैंने बिलियन बोला और इनका डिफरेंस कितना है? 5 मिलियन का है। अर्ली अर्थ में एटमॉस्फेयर था कि नहीं था? नहीं था, पहले एटमॉस्फेयर नहीं था, केवल 4 गैसेस थी। कौन सी 4 गैसेस थी? सबसे पहली अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। तो वाटर जो कि वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट थे, अमोनिया था, कार्बन डाइऑक्साइड थी, और साथ ही साथ आपके पास हाइड्रोजन गैस भी थी, है ना। एक मिनट, मीथेन गैस भी थी, मीथेन गैस भी थी, CH3 CH4 यानी मीथेन गैस। तो ये 4 गैसेस आपके पास थी। अभी हाइड्रोजन नहीं आया, ऑक्सीजन नहीं आया। अब क्योंकि ये हमारे पास H2O प्रेजेंट है, और ये कहां से रिलीज हुई ये 4 गैसेस? हमारे अर्थ पे कई सारे क्या थे? मोल्टन मास था। मोल्टन मास माने वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते थे, और इसमें जो एटमॉस्फेयर था ना, वो प्रिमिटिव टाइप का था, रिड्यूसिंग टाइप का था। अर्थ वाज, अर्ली अर्थ वाज रिड्यूसिंग टाइप। रिड्यूसिंग टाइप माने वो ऑक्सीजन को फ्री करती ही नहीं थी, ऑक्सीजन को किसी न किसी के साथ रिएक्ट करना ही पड़ता था। ऐसी अर्थ थी। रिड्यूसिंग अर्थ कह लो या प्रिमिटिव टाइप कह लो। प्रिमिटिव टाइप मानी पुरानी जो अर्थ थी वो रिड्यूसिंग टाइप थी, ऑक्सीजन को फ्री रहने नहीं देती थी, ठीक है, रिड्यूसिंग टाइप थी, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन को देखो, अब ये था वाटर, वाटर तो प्रेजेंट है ना, वेपर्स, उन वेपर्स के ऊपर यूवी रेज गिर रही हैं, बिकॉज अभी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, आपके पास ओजोन लेयर प्रेजेंट नहीं है, तो यूवी रेज आ सकती हैं। यूवी रेज इन वाटर के ऊपर गिरी, वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर गिरी। कौन सी रेज गिरी? यूवी रेज गिरी, और उन्होंने क्या बना लिया? वाटर से H2 और O2 बना दिया। ये H2 क्योंकि लाइटर है, स्मॉल, इसका भार थोड़ा कम है, हल्की है, तो ये उड़ गई, एस्केप हो गई,
और ये जो ऑक्सीजन है, ये NH3 यहाँ से आया, जो कि पहले मॉलिक्यूल वहां से पड़ा हुआ था, इसके साथ कंबाइन हो गई। ये जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो गई, इसके साथ कंबाइन करके इसने बनाया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके साथ क्या बनाया, एक मिनट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दिया क्या? ओए चलो पहले इससे देखो, इससे क्या बनेगा, देखो CO2 और O2 से क्या बन सकता है, ऐड करके देख लो ना। इसका आपको क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मेरे ख्याल से यहाँ पे आपके पास, एक मिनट है, लेट मी चेक, है ना, बिकॉज यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ गलत लग रहा है कि हमने कुछ गलत ना कर दिया हो, हमने गलत ना कर दिया हो बस। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज होगी मोल्टन मास से, है ना। ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन। ठीक है, अरे यार फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, एक मिनट। अच्छा नहीं ठीक है, मैं कहाँ पे कंफ्यूज हुआ कि यार कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा। ठीक है, इन्होंने यही लिखा है कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड ही बना रही है। सॉरी, रिएक्ट किसके साथ किया है, CH4 के साथ। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, CH4 के साथ रिएक्ट किया है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इसने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही बनाया है। ठीक है, तो ये देखो, ऑक्सीजन फ्री नहीं थी, उसने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया और उसने मीथेन के साथ रिएक्ट किया। अमोनिया के साथ रिएक्ट करके उसने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लिया और CH4 के साथ रिएक्ट करके उसने कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। अब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन भी है, सारी गैसेस प्रेजेंट हैं। तो अब धीरे धीरे आपके पास क्या बनेगा, और आपके पास जो है एटमॉस्फेयर बनेगा। फिर इसके साथ साथ ओजोन लेयर बन गई और कूलिंग हुई ओजोन लेयर की, जिसको हमने कहा कंडेंसेशन। कूलिंग को क्या बोलते थे, कंडेंसेशन। अब जब कंडेंसेशन होती तो प्रेसिपिटेशन भी होती थी ना, तो कंडेंसेशन के बाद, कूलिंग के बाद जो है रेन आ गई। उस रेन ने क्या किया, ओशन बना दिए, जो भी गैप्स थे अर्थ के, उन गैप्स को कवर कर दिया और उसने ओशंस बना दिए। विद दिस मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर है। एक बार दोबारा देखिए, सेलर डिस्टेंस को हमने लाइट ईयर में मेजर किया, एवोल्यूशन क्या है वो बता दिया, टाइम टेकन हमने इसको मिलियंस ऑफ साल लगाते हैं। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में बिग बैंग थ्योरी आई 20 बिलियन पहले, बताती है कि 20 बिलियन साल पहले हमारा अर्थ बना है। कैसे बताती है, एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ जो कि अनइमेजिनेबल है। उस अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजन के बाद टेम्परेचर कम हो गया, हाइड्रोजन और हीलियम गैस बन गई, और ये हाइड्रोजन हीलियम गैस कंडेंस होकर क्या बना रही हैं, गैलेक्सीज बना रही हैं। अब गैलेक्सीज बन गई और इसी में हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। अब देखो, ओरिजिन ऑफ लाइफ 4 बिलियन साल पहले, ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन साल पहले। अर्ली अर्थ में रिड्यूसिंग टाइप अर्थ था, वो ऑक्सीजन को फ्री रहने नहीं देता था। ठीक है, वो एटमॉस्फेयर उसमें नहीं था। और उसमें कौन सी गैसेस थी, वाटर वेपर, अमोनिया, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 गैसेस थी जो कि कहां से निकल रही थी, मोल्टन मास से निकल रही थी, जो कि वोल्केनो से आता है, ठीक है। फिर ये जो वाटर था, वाटर वेपर, इसको यूवी रेज ने ब्रेक कर दिया वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन लाइट है तो वो एस्केप कर गई, उड़ गई। ऑक्सीजन हैवी है तो एस्केप नहीं कर पाई। ऑक्सीजन रिड्यूसिंग टाइप अर्थ में रिएक्ट करती है अमोनिया के साथ और मीथेन के साथ। अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगी तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, और मीथेन के साथ रिएक्ट करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसके बाद ओजोन लेयर बन गई। इस ऑक्सीजन ने, इस O2 ने एक और O के साथ रिएक्ट किया, जिससे O3 बन जाता है। आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। ओजोन लेयर बन जाएगी, और ओजोन लेयर जब ठंडी हुई, उसको हमने बोला कंडेंसेशन। उससे क्या बन गए, ओशंस बन गए। कैसे बने ओशंस का, जैसे रेन हुई, रेन के बाद जो ओशंस, जो आपके अर्थ था, अर्थ का सरफेस फ्लैट तो नहीं होगा, जहां जहां पे उसमें डीप होल थे वहां पे पानी भरता गया। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। अब मैं अगला लिख के लेके आता हूँ। हाँ जी, तो अगेन आई एम बैक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ ओरिजिन हुई कितने साल पहले, 4 बिलियन ईयर्स पहले। अब उसके लिए कई सारी 4 थ्योरीज जो आपके मेजर एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वही लेके आया हूँ। सबसे पहली है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। इसको मानने वाले लोग हैं ग्रीक लोग कहते हैं कि ऐसे ही कहीं किसी और फॉरेन वर्ल्ड से, किसी और फॉरेन प्लैनेट से क्या आया, स्पोर्स गिर रहे हैं। स्पोर्स फ्रॉम फॉरेन प्लैनेट, स्पोर्स फ्रॉम फॉरेन स्पेस से स्पोर गिर रहे हैं, जो कि हमारे प्लेनेट पे भी गिर गया, और उस स्पोर से लाइफ बन गई हमारे प्लेनेट पे भी। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस माने मतलब नॉन, बायो मतलब लिविंग, तो नॉन लिविंग से लाइफ बन रही है। लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक मड, है ना, मड से बन गई, या जो भी आपके पास चीजें हैं, मड एक्सेट्रा, जो भी गंदगी है उससे लाइफ बन रही है। एक्चुअली इसमें क्या था, एक जिसने ये दिया था ना, प्रपोज किया था, उन्होंने देखा कि यार एक ना वो पड़ी है पेट्री डिश मान लो, उस पर ना थोड़ा कीचड़ टाइप पड़ा हुआ था। उसमें उन्होंने उस कीचड़ वगैरह को देखा, कीचड़ तो नॉन लिविंग है, उसको देखा। अब कीचड़ में कुछ जनरल स्वाभाविक बात है, कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे,
है ना, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है मान लो कोई ना कोई, तो उसमें भी कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, है ना। तो इन्होंने उसको कह दिया कि यार नॉन लिविंग से लाइफ बन गई, नॉन लिविंग से लाइफ। इसको डिस्प्रूव किया है लुईस पैस्चर ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, एक इन्होंने ली इस तरह की फ्लास्क, और जैसे उस फ्लास्क को जब ओपन रखा और फिर इसके अंदर मड वगैरह डाला या कुछ यीस्ट जो है, डेड यीस्ट लिखा हुआ है, एक बार मैं चेक करके आपको बता देता हूँ, है ना, एक मिनट रुको बस। यस, सो इसमें हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें ब्रॉथ है जिसमें यीस्ट भी है और वाटर भी है। इसको हीट कर दिया गया, यानी कि यीस्ट है, यहाँ पे यीस्ट है, इसको हीट करके किल कर दिया। अब यीस्ट मर गई, अब यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है। बट फिर उन्होंने देखा कि कुछ दिन बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिले, माइक्रोब्स देखने को मिले। बट अगर इन्होंने इस ट्यूब की नेक स्वान की शेप की कर दी, स्वान की शेप कैसी होती, इस प्रकार से, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी, O2 अवेलेबल नहीं है, O2 अवेलेबल नहीं है तो यीस्ट वहीं पे रह गई और नो ऑर्गेनिज्म, नो माइक्रोब आ ही नहीं पाए, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है और उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, माइक्रोब आ नहीं पाए, स्वान नेक के कारण ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाई। नेक्स्ट ये है आपके पास थ्योरी ऑफ अबेनेजेंसिस। इसके बाद आई थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये आपको अगले पेज पे दी हुई है। इसके अकॉर्डिंग अर्थ जो है, इसके 3 कॉनोटेशंस हैं, 3 कॉनोटेशंस हैं। पहला यहाँ पे लिख के लेके आऊं मैं, फर्स्ट, ऑल लिविंग फॉर्म्स आर एज सीन टुडे, जैसे आज दिखी जा रही हैं, आर सेम एज प्रीवियस टाइम, जैसे पहले होती थी वैसे ही आज है। तो क्या आप जैसे पहले थे, क्या इंसान जैसे पहले थे शुरू में भी वैसे होते होंगे, 4 साढ़े 4 जब भी लाइफ बनी तब वैसे होते होंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत पॉइंट था। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी, उन्होंने कहा नो डाइवर्सिटी, जितनी डाइवर्सिटी आज है, जितनी आज उतनी ही फिक्स रहेगी, कल भी उतनी रहेगी और कल जो थी उतनी थी। एज ऑफ अर्थ, इन्होंने तीसरा पॉइंट कहा, ये तो सेकंड पॉइंट था, इन्होंने तीसरा कोनोटेशन यानी तीसरा पॉइंट कहा कि एज ऑफ अर्थ इज ओनली 3000 ईयर्स। क्या फालतू की बात है, इसीलिए इसको अब कोई नहीं मानता। इसको फिर भी कुछ अगर आपको मिलेंगे तो मान सकते हैं। पैंसपर्म में आपको कुछ एस्ट्रोनॉट्स अभी भी मानते हैं, सम एस्ट्रोनॉट्स स्टिल फॉलो दिस थिंग, और वो उस फॉरेन स्पेस या उस फॉरेन प्लैनेट की खोज में है। ठीक है, अगला है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायो मतलब लाइफ और जेनेसिस माने लाइफ से नई लाइफ। तो इसका कहना है न्यू लाइफ फ्रॉम ओल्ड लाइफ, फ्रॉम ओल्ड माने फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, पुरानी लाइफ से नई लाइफ बन रही है। बट स्टिल इन्होंने ये तो नहीं बताया कि ओरिजिनल लाइफ कैसे बनी होगी, राइट। न्यू लाइफ, सॉरी एक मिनट ना, दरवाजा को मैं बंद कर देता हूँ बिकॉज लॉक करना भूल गया था और बाहर से कोई आके ऐसे देख रहा है, शूटिंग हो रही है। देखो, तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या कह रही है, न्यू लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, तो अब इन्होंने ये तो बताया नहीं कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कैसे बनी होगी, वो उससे पुरानी लाइफ, तो फिर वही ओरिजिन ऑफ लाइफ तो फिर अनआंसर्ड रहेगा ना। तो इसलिए ये थ्योरी में ओरिजिन ऑफ लाइफ तो नहीं बताया, बट ये जो थ्योरी है सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है। इसके किसके कारण एक्सेप्टेड है, मिलर ने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, लुईस पैस्चर ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, इसके ऊपर, थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस के ऊपर, और उन्होंने इसको डिस्प्रूव किया, प्रूव्ड रॉन्ग यानी डिस्प्रूव्ड दिस। और मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसने बायोजेनेसिस की थ्योरी को, यानी बायोजेनेसिस की थ्योरी कहाँ है, ये बायोजेनेसिस की थ्योरी को प्रूव कर दिया। बायोजेनेसिस की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पुराना अर्थ था ना, उसके ऊपर जो भी गैसेस वगैरह थी उनमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता था अर्थ पे, है ना। अर्थ पे बड़ा सा हाई टेम्परेचर होना, वोल्केनोज वगैरह सब मैंने आपको पहले बता दिया, हाई टेम्परेचर था, वोल्केनो थे, है ना। और जो गैसेस थी वो उस हाई टेम्परेचर में क्या कर रही थी, फ्री एटम से उस हाई टेम्परेचर में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बन रहे थे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ने मिलकर ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सिंपल मॉलिक्यूल्स बने, कौन से, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। उन्होंने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाए, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई और नॉन सेलुलर फॉर्म से सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई। ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कहती है। तो ये जो पॉइंट है ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के पॉइंट हैं, इनको आप देख लो एक बार। अब उन्होंने इस चीज को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सिंपल मॉलिक्यूल्स में से कुछ मॉलिक्यूल्स उठा लिए। उन्होंने किस किस को उठाया, उन्होंने उठाया है मीथेन को, CH4, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर, और इनको उन्होंने इस प्रकार के एक ट्यूब के अंदर, इस प्रकार के एक सेटअप के अंदर बंद कर दिया। यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, दीज आर दी इलेक्ट्रोड्स। इन इलेक्ट्रोड्स के कारण जो यहाँ पे है स्पार्क डिस्चार्ज हो रहा है। स्पार्क डिस्चार्ज मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, और उस इलेक्ट्रिसिटी के कारण यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो नियरली 8000 डिग्री सेल्सियस है। कितना हाई टेम्परेचर है। तो अंडर दिस हाई टेम्परेचर इन गैसेस ने क्या किया, ये गैसेस इस हाई टेम्परेचर में जो भी कर रही थी, है ना, यहाँ पे वाटर सप्लाई है, वाटर का इनपुट, वाटर का आउटपुट, ठीक है। तो वाटर के अंदर ये जा रही हैं, देखो
वाटर के अंदर जा रही है, और यहाँ पे इनको लगभग कुछ नियरली कह लो 19-20 दिन बाद या कुछ दिनों बाद इनको यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल गए। कौन से? अमीनो एसिड मिल गए। दे फाउंड हियर अमीनो एसिड्स, इनको यहाँ पे अमीनो एसिड मिले। देखो फर्स्ट पेज खोलो एनसीईआरटी का, पेज नंबर है 127। ही ऑब्जर्व्ड द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, और सिमिलर एक्सपेरिमेंट बाकी लोगों ने परफॉर्म किए, बाकी लोगों को रिजल्ट अलग अलग मिला। अदर साइंटिस्ट, बाकी साइंटिस्ट ने अदर गैसेस यूज करी और उन अदर गैसेस से उनको अदर रिजल्ट्स मिले, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है, अगर गैस चेंज करोगे तो रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। ये वैक्यूम पंप है, ये वाटर को क्या किया गया, हीट किया गया, यहाँ पे जो वाटर आया हीट किया, हीट करके यहाँ पे वाटर वेपर बना दिया, है ना। और ये सब मेरे ख्याल से आपको क्लियर होता जा रहा होगा। तो इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए कि मिलर ने ऐसा एक्सपेरिमेंट कुछ परफॉर्म किया था। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। जो एनसीईआरटी में लेबलिंग दे रखी है उसको एक बार कंप्लीट कर लेना। मैंने यहाँ पे जो काम किया, जैसे ये वैक्यूम है ना, ये वाटर है, यहाँ पे वाटर इनलेट, वाटर आउटलेट, है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यहाँ पे मिले। यहाँ पे आपके पास वाटर कंट्रोल सिस्टम और भी होता है, ठीक है। तो ये आप एक बार नोट कर लो, इसको मैं मिटाने लगा हूं और अगला लिखने लगा हूं। चलिए, हाँ अब मैं वापस आ गया हूं, पहले तो ऐसे ही जस्ट एक आवाज देने आया था। अब देखते हैं। हाँ, तो हमारी एनसीईआरटी कहती है फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ। नॉन सेलुलर मतलब जो लिविंग तो नहीं है बट कुछ तो है। आरएनए, प्रोटीन, शुगर, ये हो सकते हैं। शुगर की जगह उन्होंने पॉलीसेकेराइड लिखा है। शुगर और पॉलीसेकेराइड का मतलब सेम होता है। तो वो कब आई? वो आई लगभग 3 मिलियन साल पहले। बिलियन नहीं है, मिलियन है, ठीक है। 3 मिलियन ईयर्स अगो। और ये वाली आई है 2 मिलियन ईयर अगो। मतलब पुरानी सबसे पहले कौन सी आई है? नॉन सेलुलर, फिर उसके बाद सेलुलर बनी है, ठीक है। हाँ जी, सेलुलर में अच्छा ये कब आई, कहां पे आई हैं? इनका क्या मतलब है? ये मैंने क्या लिखना होगा यहाँ पे? इन टाइम, पता नहीं क्या था यार। अब इतना बिकॉज मैं छोटे मोटे हिंट दे रहा हूँ ऐसे फालतू के, तो फिर दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस कहाँ गया ये? हाँ सही है, 2000 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट सेलुलर लाइफ। इनका क्या मतलब है? हाँ ठीक है। इन मतलब कहाँ पे आई है? इन वाटर आई है। ये चीज है कि वाटर माने एक्वाटिक फॉर्म में है। ये मैंने किस चीज के लिए छोड़ा होगा? फिर ये मैंने किस चीज के लिए छोड़ा होगा? डैश। मतलब ये वही है कि यार ये ना सारा कुछ धीरे धीरे ओरिजिनेट हो रहा है ना, तो धीरे धीरे ओरिजिन हो रहा है। अब हम स्टार्ट करेंगे थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डार्विनिज्म, मतलब डार्विन की थ्योरी सबसे पहले पढ़ेंगे, और इस पूरे पेज पे आपको डार्विन का ही काम दिखेगा। डार्विनिज्म में डार्विन जो है उनके बारे में बात करेंगे। चार्ल्स डार्विन ट्रेवल्ड इन HMS बीगल। उनकी एक शिप थी HMS बीगल नाम की। उन्होंने 5 साल उसमें इधर भ्रमण किया। कहाँ पे भ्रमण किया? कौन से आइलैंड पे भ्रमण किया? आइलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में उन्होंने भ्रमण किया। कभी यहाँ जाते कभी वहां जाते, तो साउथ अमेरिका में उन्होंने भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि वहां पे ऑर्गेनिजम्स, उन्होंने कई सारे ऑर्गेनिजम्स देखे और उन्होंने कहा डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन हो रही है। हर ऑर्गेनिज्म में अलग तरह से रिप्रोडक्शन हो रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो ही रही है, बिकॉज एनिमल्स हैं तो ये बड़ी वगैरह तो करेंगे नहीं, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कर ही रहे हैं, बट अलग अलग तरह से कर रहे हैं। कोई पूरे लाइफ फॉर्म में एक ही बार कर रहा है। जैसे यहाँ पे मेरे ख्याल इन्होंने डाटा दिया है, नहीं यहाँ नहीं दिया, वो आपको मिलेगा कहाँ पे? वो आपको मिलेगा इकोलॉजी में। तो डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस डिफरेंटली। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से रिप्रोड्यूस कर रहा है। कोई जैसे इसका मैं समझाता हूँ। कोई वंस इन अ लाइफ टाइम करता है, कोई पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है, और कोई बार बार कर सकता है। कोई एक बार में कई सारी प्रजननी देता है, और कोई सिर्फ सिंगल या 2 प्रजननी, 1 से 2 प्रजननी देता है। मतलब 1 से 2 जो है क्या देता है? ऑफस्प्रिंग्स। देन लिमिटेड रिसोर्सेज की बात की कि यार लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है। लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण हो रहा है कंपटीशन हो रहा है। मतलब मानो ये लैंड है, लैंड पे 2 ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए, एक ये ग्रास और एक ये पेड़, है ना। अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। एक लिमिटेड रिसोर्स जो कि एक ही होगा। लिमिटेड रिसोर्स कौन सा होगा? कॉमन रिसोर्स, है ना। ऐसा होगा जो इन दोनों को चाहिए होगा, उसी के लिए तो compete करोगे। अब मान लो आप दोनों को चाहिए 720 नंबर, तो आप 720 नंबर के लिए compete कर रहे हैं 2 बच्चे, है ना। तो वही है, इन दोनों को चाहिए एयर वाटर, तो उस वाटर या एयर के लिए ये compete करेंगे। दे विल बी competing। और वो ज्यादा किसको मिलेगा? जो ज्यादा जल्दी उसको सोख लेगा। जो उस पानी को ज्यादा जल्दी सोख लेगा उसको ज्यादा पानी मिलेगा, है ना। तो जो इस कंपटीशन में सरवाइव कर पाएगा
देखो इससे क्या होगा, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होगा। जैसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं नीट में अपने मार्क्स दिखाने के एग्जिस्टेंस के लिए, वैसे ही ये स्ट्रगल करेंगे अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। नेचर में एग्जिस्टेंस होती है, नेचर में केवल मौत होती है, मौत। वही मौत से बचने के लिए ये स्ट्रगल करेंगे, एग्जिस्ट करने के लिए, जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करेंगे। और इस स्ट्रगल के बाद कौन जीतेगा, जो कि फिट होगा। कैसा फिट होगा, जो कि नेचुरली सिलेक्ट होगा। तो इसके उसको हमने कहा नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन में वही सिलेक्ट होगा जो कि फिट होगा, ऐसा डार्विन ने कहा। और ये जो फिटनेस है, ये कौन सी फिटनेस है, ये है डार्विनियन फिटनेस। ये है डार्विनियन फिटनेस। डार्विनियन फिटनेस का क्या मतलब है, रिप्रोडक्टिवली फिटनेस। रिप्रोडक्टिव फिटनेस पे इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया, बिकॉज इनको पता है अगर कोई बंदा रिप्रोडक्टिवली फिट है, वो ज्यादा प्रोजेनी बना सकता है, तो और वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को कैरेक्टर्स पास कर सकता है, तो वो प्रॉपर रिप्रोडक्टिवली फिट है। ठीक है, और इसी को उन्होंने कहा डार्विनियन फिटनेस। इसके अकॉर्डिंग जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसमें वेरिएशंस आ रही हैं ऑफस्प्रिंग में, तो वो वेरिएशंस आ रही हैं, तो वो आगे जाके उस ऑफस्प्रिंग के लिए फायदेमंद हो सकता है, और इससे उस ऑफस्प्रिंग में चेंज आएगा कुछ ना कुछ, और इससे एवोल्यूशन होगी। तो इसीलिए इसको कहा है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो इन्होंने कहा कि वेरिएशन होगी, और वो वेरिएशन कैसी होगी, वो वेरिएशन होगी स्लो, डायरेक्शनल। डायरेक्शनल माने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएगी, ऑफस्प्रिंग से पेरेंट्स में थोड़ी जाएगी, है ना। इसको बोलेंगे डायरेक्शनल, मतलब आगे ही जाएगी, पीछे नहीं वापस आ सकती। डायरेक्शनल, ऐसे याद रखो। इन्होंने कहा स्लो है, डायरेक्शनल है, और हमेशा ऐड होती जाएगी। ठीक है, की कंसेप्ट। तो इन्होंने जो थ्योरी दी, इसका की कंसेप्ट आपको क्या दिख रहा है। सबसे पहला की कंसेप्ट है नेचुरल सिलेक्शन, जो कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। उसके दो एग्जांपल याद रखना। नेचुरल सिलेक्शन में क्या है यार, जो फिट होगा ना, जो फिट होगा मतलब जो उनमें से अलग हो चुका होगा, जो उस नेचर के लिए अडेप्ट हो गया, जो उस नेचर में प्रॉपर्ली रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, उसको इन्होंने फिट कहा। देखो माइक्रोब्स में इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि यार ये हम ह्यूमंस भी कर सकते हैं। जो ये है ना स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, या कोई मीडियम चेंज कर दिया, ये हम ह्यूमंस कर सकते हैं। देखो कैसे करा। यहाँ पे इन्होंने एक प्लेट ले ली माइक्रोब की, जिसमें कई सारे माइक्रोब्स हैं, वो ग्रो कर रहे थे। ये कई सारे माइक्रोब्स ग्रो कर रहे थे। दीज आर दी माइक्रोब्स, और ये है मैंने कहा मीडियम ए। फिर इन्होंने क्या किया, यह है मीडियम ए, फिर इन्होंने क्या किया, इसका मीडियम चेंज कर दिया, इसका मीडियम चेंज कर दिया, इन्हीं को इन्होंने डाल दिया मीडियम बी में। और मीडियम बी में मैंने कहा हार्श कंडीशन है, हार्श कंडीशन। हार्श कंडीशन में कंपटीशन होगा, जो वहां पे जीवित रहेगा वो नेचुरली सिलेक्ट हो गया, मतलब। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ बैक्टीरिया जीवित रह गए, ये बैक्टीरिया जीवित रह गए। अब ये बैक्टीरिया जो जीवित रहे, मरे हुए से अलग हैं। क्यों? क्योंकि इनमें नेचुरल सिलेक्शन हो गई। और वो नेचुरल सिलेक्शन क्यों हुई? क्योंकि इनमें इनसे अलग कुछ कैरेक्टर आ चुके होंगे। देखो इनमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, है ना, तो ये मर गए, मान लो कुछ मर गए, और कुछ आगे जाके भी ग्रो कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो हार्श क्लाइमेट में या हार्श कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं, मतलब उन्होंने खुद को इससे अलग बना लिया। और इससे अलग कैसे बना सकते हैं? इससे अलग वो बना सकते हैं म्यूटेशन से, जिसको इन्होंने नाम दे दिया वेरिएशन। ठीक है ना, इन्होंने कहा कि वेरिएशन होगी इनमें। अभी हम म्यूटेशन टर्म यूज कर रहे हैं, बिकॉज म्यूटेशन एक अलग थ्योरी है। तो उन्होंने कहा कि इनमें वेरिएशन आ गई, जैसे क्रॉसिंग ओवर वगैरह से वेरिएशन आती है, तो वैसे इनमें वेरिएशन आ गई। और इनमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे आ गए जो कि इनको हार्श कंडीशन में रहने के लिए प्रॉपर फैसिलिटी दे रहे हैं। इसको हमने कह दिया स्पीशीज बी। ये स्पीशीज बी है, अब ये नई स्पीशीज बन गई, बिकॉज ये उनसे तो अलग है ना। सिमिलरली एक एग्जांपल इसका और है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इसमें कोई नई स्पीशीज नहीं बन रही, जैसे एक एग्जांपल है नेचुरल सिलेक्शन होने का। देखो इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एक ये कहाँ पे था, ब्रिटेन में, है ना। देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनकी ना कुछ ईयर्स दिए हुए, तो मैं ईयर्स आपको बता देता हूँ पहले। 19 में ईयर्स आपको बता देता हूँ पहले, 18 का दिया था एक, और एक 19 का। तो पहले मैं ईयर बता देता हूँ, फिर आपको ये समझना आसान रहेगा, क्योंकि ईयर अगर आपको पता होंगे तो मैं आपको ये आसानी से समझा पाऊंगा। देखो इन्होंने बताया इंडस्ट्रियल मेलानिज्म कहाँ पे हुआ, इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में हुआ, इंडस्ट्रीज बनी, तो इंडस्ट्रीज के बाद पोल्यूशन होता है ना। तो बिफोर इंडस्ट्रीज का केस पढ़ना है, जो कि कौन से साल में दिया हुआ इन्होंने, दे हैव गिवन 1850s 1850 के आसपास, और आफ्टर इंडस्ट्री में 1820। बस इतना आपको ये रट्टा मारने वाला है, बाकी समझने वाला है। 1820 आफ्टर इंडस्ट्रीज और बिफोर इंडस्ट्रीज का केस अलग था। दोनों केसेस में बड़ा फर्क था। यहाँ पे इंग्लैंड में एक जानवर या एक कीड़ा आपको देखने को मिलता था, जिसको इन्होंने कहा मॉथ। उस मॉथ का कलर डार्क भी हो सकता है, जिसको हमने कहा मिलानिन रिच मॉथ। मिलानिन क्या करता है, उस मॉथ को डार्क कलर देता है। तो ऐसी मॉथ को हमने कहा डार्क विंग्ड मॉथ या मिलानिन वाली मॉथ। तो ये डार्क विंग्ड हो सकती है, और ये लाइट विंग्ड भी हो सकती है, या वाइट कह लो, लाइट कह लो, है ना। तो एक लाइट विंग्ड मॉथ भी है। अब देखो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो मैंने ये एक पेड़ बनाया,
जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तो पॉल्यूशन नहीं होता था। याद करो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लास्ट में आपको लाइकन्स में लिखा होगा कि लाइकन्स आर पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो जब पॉल्यूशन नहीं है बिफोर इंडस्ट्री में, देयर इज नो पॉल्यूशन, नो पॉल्यूशन होने के कारण लाइकन्स की ग्रोथ हुई पेड़ों पे। लाइकन्स की ग्रोथ हुई कहां पे? ट्रीज पे। और इन लाइकन्स ने ट्रीज को थोड़ा सा व्हाइटिश कलर दे दिया। कैसा कलर दे दिया? व्हाइटिश कलर दे दिया। तो ये ट्री है, इसकी बार्क पे लाइकन्स ग्रो कर गए। देखो ये लाइकन आ गए, लाइकन्स ने इनकी ट्री को थोड़ा व्हाइट कलर दे दिया। ये व्हाइट कलर आ गया लाइकन्स के कारण। अब इसके ऊपर मॉथ रह रही थी। मॉथ का कलर दो हो सकता है, एक हो सकती है डार्क विंग, एक हो सकती है लाइट विंग। देखना, ये मैंने बनाई डार्क विंग मॉथ, क्योंकि डार्क है तो ऐसे बना दीजिए। और ये मैंने बना दी लाइट विंग, ऐसे होती है बटरफ्लाई की तरह, है ना। अब यहाँ पे मैं बटरफ्लाई वाला कैसे बनाऊं? ऐसे बना देते हैं। चलो, ये डार्क विंग है, ये लाइट विंग है, ठीक है। ये अगेन लाइट विंग है, ये डार्क विंग। आपको इनमें से कौन सी दिख रही है? हो सकता है कैमरे में तो आपको लाइट विंग दिख भी ना रही हो। कौन सी दिख रही होगी? डार्क विंग आपको दिख रही होगी प्रॉपर। वैसे ही बर्ड्स को भी डार्क विंग दिखनी स्टार्ट हो गई। तो बर्ड्स ने इनका शिकार करा। बर्ड्स एट डार्क विंग। लाइट वाली क्यों बच रही हैं? बिकॉज वो कैमोफ्लेज कर रही हैं। ट्रीज व्हाइट हो गई तो लाइट विंग्ड वाली क्या कर रही हैं? कैमोफ्लेज कर पा रही हैं, कैमोफ्लेज कर पा रही हैं, ठीक है ना। तो ये कैमोफ्लेज करने के कारण इसमें छुप जा रही हैं पीछे, ठीक है। अभी छुप गई तो ये बच गई, इनको बर्ड नहीं देख पा रहे और इनको खा भी नहीं पा रहे। अब क्योंकि डार्क विंग को बर्ड ने खा लिया, तो डार्क विंग भी होशियार थी, उसने भी दिमाग लगाया। उसने क्या किया? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में वो थोड़ी चालू निकली और वो यहाँ से हटके, इंडस्ट्रीज कहाँ पे लगती हैं? अर्बन एरियाज में, तो ये यहाँ से हटके रूरल एरिया में चले गई। तो ये है आपके पास नेचुरल सिलेक्शन। अब इस केस में क्योंकि डार्क विंग यहाँ पे कम है ना, अब कम हो जाएंगे ना, बिकॉज उनको बर्ड खा लेंगे। तो डार्क विंग्ड बर्ड जो है, डार्क विंग जो मौत है वो अब लेस हो जाएंगी लाइट विंग से, व्हाइट विंग से, है ना। तो अब ज्यादा आपको लाइट विंग्ड मौत देखने को मिलेंगी। बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉल्यूशन हुआ, पॉल्यूशन होने के कारण लाइकन्स की ग्रोथ हट गई। तो मैं ये लिख नहीं पाऊंगा, बट आप इसको नोट करना। नाउ यहां पे लिख देते हैं, नो लाइकन्स ड्यू टू पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के कारण लाइकन हट गए। और अब ये ट्री की बाग आपको प्रॉपर ऐसे दिख रही है जैसे यहाँ पे थी। जैसे नॉर्मल बाग होती है ना, ब्लैक सी या ब्राउन सी, वैसी आपको दिख रही है, ऐसी दिख रही है। अब मैंने इसमें दो मौत बनाई, देखो ये मैंने बनाई पहली मौत। ये तो आपको दिख भी नहीं रही होगी, पहली मौत, सिर्फ इसकी आउटलाइन बना देता हूं ऐसे। ये पहली मौत है जो कि डार्क विंग है, ये डार्क विंग है। और ये लाइट विंग मौत, ये दूसरी डार्क विंग बना दी मैंने, दूसरी डार्क विंग। और ये एक और लाइट विंग बना दी। तो आपको इनमें से कौन सी दिख रही है? हो सकता है आपको डार्क विंग दिख भी ना रही हो। ये देखो, ये डार्क विंग आपको कम दिख रही है कैमरा में, हो सकता है ये ना दिख रही हो। तो इसीलिए अब डार्क विंग कैमोफ्लेज कर रही है। इसमें डार्क विंग क्या कर रही है? कैमोफ्लेज कर रही है। ये सारे टर्म्स आपको लिख लेने हैं अपनी एनसीईआरटी में, आप जहां पे नोट्स बना रहे हो। तो ये डार्क विंग अब नहीं दिख पा रही, कैमोफ्लेज कर रही है। लाइट विंग आसानी से दिख रही है। इस लाइट विंग को खा लिया किसने? बर्ड्स ने। अब जो बर्ड्स हैं वो इन लाइट विंग का शिकार कर रहे हैं। इस कारण से इस एरिया में लाइट विंग की वैल्यू अब कम हो गई, लाइट विंग का नंबर कम हो गया। किससे? डार्क विंग से। बट क्या ये बर्ड्स सारी लाइट विंग को खत्म कर देंगे? नहीं, सारी लाइट विंग को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि बर्ड्स को भी पता है कि ये मेरे शिकार हैं। अगर मैंने पूरे के पूरे शिकार को खा लिया तो शिकार फिर ग्रो नहीं कर पाएगा और इसको और खाना नहीं मिलेगा। ये आप पढ़ेंगे इकोलॉजी चैप्टर में कि प्रेडेटर अपने प्रे को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं करता। सिमिलरली यहाँ पे भी पूरी डाक को नहीं खाया, कुछ डाक को खाया है। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। तो अब हम आएंगे आगे ब्रांचिंग डेसेंट पे। ब्रांचिंग डेसेंट कुछ भी नहीं है। ब्रांचिंग डेसेंट ये है कि यार एक ऑर्गेनिज्म ये था, इससे दो बन गए ये, इससे दो बन गए ये, इससे दो बन गए ये। तो ये पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस दिखा रहा है, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को दर्शाता है, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को या पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन को दिखाता है। ये एवोल्यूशन हुआ तो कैसे हुआ? ए से बी बना, बी से सी। जैसे यहाँ पे देखो, ए से बना बी। अब इनको मैंने मानो तीसरे मीडियम में डाल दिया, तीसरे मीडियम में सिर्फ एक ग्रो कर पा रही है, तो बस बी से बन गया सी, है ना। तो ये है पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। मेरे ख्याल से डार्विनिज्म आपको कंप्लीट है। अगर डार्विनिज्म समझ में आया तो आप कमेंट में क्या लिख सकते हो? आप कमेंट में दिल लिख सकते हो, और दिल लिख के लिख देना डार्विन। डार्विन क्या लिखे हुए? डार्विन को क्यों दिल भेजना है? हम क्या लिखें? कोई ऐसा फालतू का बनाओ, दिल वाटर है ना। तो दिल लिख के आप H2O लिख देना, बस उससे मैं समझ जाऊंगा कि आप इस चीज को समझ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। अगली थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे आते हैं, जो कि है लमार्क की थ्योरी। लमार्क की थ्योरी पे पढ़ते हैं। आप सुनो, लमार्किज्म। एक मिनट यार, यहाँ पे ना बिलियन ही कर लो, बिकॉज ये 200 मिलियन था, तो 200 मिलियन का मतलब तो 2 बिलियन ही हो गया ना। तो यहाँ पे बिलियन करोगे, ठीक है। ये चेंज कर लेना डाटा, ठीक है।
बाकी तो मैं भी लमार्किज्म का लिख के लेके आता हूँ थोड़ा सा। आई अगेन बैक। तो आते हैं लमार्किज्म पे। लमार्क ने क्या कहा, मैं आपको पहले लमार्क का शॉर्ट में बताता हूँ क्या कहा इन्होंने। इन्होंने कहा कि यार जो चीज यूज हो रही है, ज्यादा यूज हो रही है, उसको ज्यादा प्रमोट करती है बॉडी, और वो चीज आगे जाके एक्वायर हो जाएगी, मतलब आगे जाके इनहेरिट हो जाएगी। देखना, इन्होंने कहा थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, मतलब जो चीज यूज होगी वो हमारी बॉडी में रहेगी, जो चीज यूज नहीं होगी वो हमारी बॉडी में नहीं रहेगी। ठीक है ना। इन्होंने कहा चेंज इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के कारण, जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं उसके कारण ऑर्गेनिज्म में चेंज हो रहा है, हम में चेंज हो रहा है, और उस ऑर्गेनिज्म में जो चेंज है वो इनहेरिट हो रहा है। अब देखो, बिल्कुल गलत बात कह दी इन्होंने। एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहा है हम उसको अडेप्ट कर रहे हैं, ये तो हमारी अडेप्टेशन होगी, मतलब ये हमारा एक्वायर्ड कैरेक्टर है। तो ये कह रहे एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट हो गए, तो ये तो गलत होगा। तो प्रॉब्लम क्या थी, इन्होंने एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस बोला। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स डू नॉट इनहेरिट, और इसको प्रूव किसने किया, इसको प्रूफ किया वीजमैन ने। इन्होंने क्या किया, माइस पे एक्सपेरिमेंट किया और माइस की पूंछ को बार 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 कट करा। ठीक है, और उन्होंने देखा कि वो पूंछ दोबारा से ग्रो कर रही है, दोबारा से आ रही है ना, मतलब हर हर नई जनरेशन में पूंछ आती जा रही है। इसका मतलब ये पता चला कि यार उन्होंने एक्वायर कर दिया एक कैरेक्टर, अब उसके पास पूंछ नहीं है, अब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो अगली बार उसको पूंछ आनी नहीं चाहिए थी, बट ऐसा आ रहा था, बार 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 उसके पास पूंछ आ रही थी। और उन्होंने यही चीज कितनी बार की, लगभग 22 से 23 बार, तो एक 22 मान लेते हैं, तो 22 जनरेशन तक इन्होंने ये करा, 22 जनरेशन तक उन्होंने करा, और फिर भी उसके पास पूंछ आ रही थी। तो माइस की उन्होंने टेल को कट किया, अब इसे टेल कट कर दिया, तो अब उसका एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है कि उसके पास टेल नहीं है। जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो इनके अकॉर्डिंग तो एक्वायर्ड कैरेक्टर आगे जाना चाहिए, बट वो आगे नहीं गया। अगला जो बना नया ऑर्गेनिज्म उसके पास तो टेल थी, तो इसीलिए वीसबर्ग ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ जर्म प्लाज्म के अंदर अगर मैं कुछ चेंज करूंगा तो वही इनहेरिट होगा। जर्म प्लाज्म आप ये नोट कर लो, अगर कोई चेंज जर्म प्लाज्म के अंदर हुआ तो वही इनहेरिट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल इन्होंने किसका दिया था, लमार्क ने। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए लमार्क ने कहा था कि जिराफ को देखो, आप जिराफ को देख लो, जिराफ को देखो, है ना। जिराफ ने क्या करना होता है, ऐसे पेड़ है उसको ना अपना सिर बार बार ऐसे ऊपर करना पड़ता था, पेड़ से कुछ खाना ऐसे ऐसे करना पड़ता था, उसका गर्दन जो है वो लंबी होगी ताकि उसको ईज हो सके। अब ये मान लो किसी एक जिराफ ने ये एक्वायर कर भी लिया कैरेक्टर, तो सब में कैसे आ गया, तो यही उन्होंने कहा कि यार ये एक ने एक्वायर करा सब में चला गया, गलत, वेरी गलत, वेरी रॉन्ग। तो है ना, ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। प्रॉब्लम ये थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट है थॉमस माल्थस का वर्क। थॉमस माल्थस ने जो वर्क किया था, पॉपुलेशन पे वर्क किया था इन्होंने, है ना, वर्क ऑन पॉपुलेशन। इन्होंने पॉपुलेशन पे काम किया था। और याद करो, डार्विन ने भी पॉपुलेशन के बारे में कुछ ना कुछ तो कहा था। डार्विन ने कहा था पॉपुलेशन में नेचुरल सिलेक्शन देखने को मिलती है। कब, अच्छा एक और चीज कही थी उन्होंने कहा था रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ कहा था, है ना। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, इंडिविजुअल के लिए अलग अलग तरह से होता है, इंडिविजुअल की तरह इंडिविजुअल के लिए अलग अलग तरह से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है ना, हर इंडिविजुअल का रिप्रोडक्शन अलग अलग है। इन्होंने क्या कहा, नहीं, इन्होंने कहा अगर हम अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे दें, इनका काम सुनो, इन्होंने कहा अगर हम अनलिमिटेड रिसोर्सेज दें, उन्होंने बात करी थी लिमिटेड रिसोर्स की, इन्होंने बात कर दी अनलिमिटेड रिसोर्स की, और पहले ये काम आया था, उसके बाद डार्विन का काम आया था। ठीक है ना, इन्होंने कहा जब हम अनलिमिटेड रिसोर्सेज रखेंगे तो उसमें उसमें हर ऑर्गेनिज्म इतना ज्यादा ग्रो करेगा, एवरी ऑर्गेनिज्म ट्राई टू प्रोड्यूस इट्स लार्ज प्रोजेनी, अपनी प्रोजेनी बड़ी ज्यादा बनाने की कोशिश करेगा, ये उन्होंने कहा। और इन्होंने अनलिमिटेड रिसोर्सेज की बात करी तो इन्होंने कहा कि कंपटीशन वगैरह कुछ भी नहीं होगा, है ना। हर ऑर्गेनिज्म खुद को ग्रो करने में लगा रहेगा, ग्रो करना है, इतने बच्चे पैदा करने, उतने बच्चे पैदा करने हैं, ऐसा होगा। बट थॉमस माल्थस का ये काम इसको इन्फ्लुएंस कर दिया, डार्विन को इन्फ्लुएंस कर दिया, और डार्विन ने इसका बिल्कुल उल्टा कह दिया कि यार अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो लिमिटेड रिसोर्सेज में वही से रिएक्ट होगा जो कि रिप्रोड्यूस कर पाएगा प्रॉपर्ली। तो ये डार्विन का वर्क था और ये थॉमस माल्थस का वर्क था। फिर ह्यूगो डी व्रीज का वर्क आया। ह्यूगो डी व्रीज के वर्क को हमने कहा म्यूटेशन थ्योरी। जैसे डार्विन ने क्या कहा था, म्यूटेशन कैसी हैं, डायरेक्शनल हैं। म्यूटेशन कैसी हैं, स्लो हैं, स्लो धीरे धीरे होंगी, है ना, डायरेक्शनल हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने किसके ऊपर काम किया, इवनिंग प्राइमरोज। इवनिंग प्राइमरोज एक फ्लावर है, इवनिंग प्राइमरोज, उसके ऊपर इन्होंने काम किया। ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने काम किया और इन्होंने बोला म्यूटेशन आर लार्ज, एक ही बार में हो जाती है लार्ज, इतनी बड़ी चेंज हो जाएगा कि नई स्पीशीज बन जाएगी। ये रैंडम होती हैं, कोई प्लान नहीं है, धीरे धीरे नहीं होंगी, रैंडम हो जाएंगी कभी भी। और ये नॉन डायरेक्शनल है, मतलब डायरेक्शनल लेस है, डायरेक्शन लेस है, ये चीज याद रखनी है।
सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन अगर हुई तो उसको इन्होंने नाम दे दिया सॉल्टेशन, और इन्होंने कहा कि अगर किसी में सॉल्टेशन हुई है तो उससे नई स्पीशीज बन जाएगी। ठीक है, तो ये था आपके पास ह्यूगो डेविस का काम। अच्छा, अब क्या हमारे जो मेंडल साहब, मेंडल नहीं, डार्विन साहब, उन्होंने म्यूटेशन पे बात करी थी? नहीं, उन्होंने बात की थी नेचुरल सिलेक्शन की। जैसे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो प्लेट वाला एक्सपेरिमेंट है ना, कि एक इसमें आपने बैक्टीरिया ग्रो किया फिर उसमें भेज दिया, है ना, तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि इनमें कुछ ना कुछ ऐसी वेरिएशन आ गई है कि ये ग्रो कर पा रहे हैं। इन्होंने क्या कहा कि यार ये म्यूटेशन कर गए, इनमें कुछ ना कुछ म्यूटेशन आ गई कि ये नई स्पीशीज बन गई और अब ये अलग है। इन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, बात तो सेम हुई, है ना। अब हम इसके बाद देखेंगे हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं, इसको नोट कर लो, इसको आप नोट कर लो, करना चाहते हो तो। हेलो, कर लिया क्या? इसको भी एक बार नोट कर लो जो मैंने लिखा है ना। क्या करा करो, जैसे ऐसे लेक्चर्स है ना, तो इनको आप पहले देखो, जैसे मैंने स्क्रीन आगे करी उसको नोट कर लो पहले पॉज करके, ठीक है, फिर आपको भी मेरे साथ साथ भरने में मजा आएगा। देखो, पहले है हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल ने क्या कहा कि अलील फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। इन्होंने कहा अलीलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। माने मैंने बोला कि स्मॉल p जो है वो है कैपिटल स्मॉल a के लिए, ये मैंने कहा कि स्मॉल a रिप्रेजेंट कर रही है, स्मॉल a अलील के लिए मैंने यूज किया स्मॉल p। क्यों मैंने कह दिया, ये कैपिटल ले लो इसके लिए, कि कैपिटल A है और ये है स्मॉल a, जहाँ पे A और A एक जीन की दो फॉर्म्स हैं। A एक जीन है, एक जीन की दो फॉर्म्स, एक है कैपिटल A एक है स्मॉल a। कैपिटल A को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया P से और इसको कर दिया Q से। तो एलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और कितनी है, 1 है। तो P प्लस Q का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आपको देखने को मिलेगा। अब ये P स्क्वायर क्या है? P स्क्वायर है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A 2PQ, पूरा का पूरा 2PQ, ओनली PQ नहीं है, PQ नहीं है, 2PQ है। 2PQ है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A स्मॉल a। 2PQ पूरा याद रखना, ऐसा नहीं कि यार आप बोलो कि PQ को मैंने बोल दिया, नहीं, PQ इज नॉट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। और Q स्क्वायर क्या है, स्मॉल Q स्क्वायर, ये है आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन विद स्मॉल a। तो मेरे ख्याल से हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल आपको क्लियर है और उसकी जो इक्वेशन है वो आपको क्लियर रहेगी। इन्होंने बोला कुछ फैक्टर्स को अगर हम निगलेक्ट कर दें तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेगा, स्केलिंग कर दो दोनों साइड ना, तो क्या देखने को मिलेगा, दैट कैपिटल A स्मॉल a और स्मॉल a, इन तीनों का नंबर कांस्टेंट आएगा। इनको आप टोटल करोगे 1 के बराबर आएगा। लाइट चली तो नहीं गई, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, लाइट है, मुझे लगा कि लाइट चली गई होगी। हाँ, अब हमने कहा कि यार हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल को कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिस्टर्ब कर देती हैं, और इस इक्विलिब्रियम में, उन्होंने इक्विलिब्रियम की बात कर दी ना कि सारा कुछ इक्वल रहेगा, इन्होंने इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करा। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल कह लो या इक्विलिब्रियम कह लो, इसको डिस्टर्ब करा। किसने डिस्टर्ब करा? जीन माइग्रेशन ने। जीन माइग्रेशन क्या कहती है, ये एक एरिया था जहां पे एक पॉपुलेशन रहती थी, उस पॉपुलेशन पहले वो वहीं पे रहती थी, है ना, तो इसमें ये वाला प्रिंसिपल वर्क करेगा ना, बिकॉज वो शुरू से वहीं पे है और उसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो वाकई में हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि यार कुछ ना कुछ जीन जेनेटिक कंपोजिशन होगी, मैंने कहा PQ ऐसे प्रेजेंट है, तो इसके अंदर कोई और बाहर से इमिग्रेट कर गया। इमिग्रेट मतलब इसके अंदर आ गया। अब क्योंकि इमिग्रेट किया तो जो इसका जेनेटिक कंपोजिशन है वो भी इस जीन पूल, इसको बोलते हैं जीन पूल। जीन पूल माने ओरिजिनल पूल होता है, जीन पूल मतलब बड़ा सा एरिया, और जीन पूल मतलब जहां पे कई सारी जीन्स हैं। आप एक ऑर्गेनिज्म को एक जीन देखो, मेरे को एक जीन देखो, मैं कैपिटल A स्मॉल a हूं, ऐसा कह रहा हूं, है ना, और ऐसे ही कोई और ऑर्गेनिज्म आया वो स्मॉल a था, तो ये अब डिस्टर्ब नहीं हो गया क्या? स्मॉल a एक बढ़ गया, है ना, तो ये डिस्टर्ब हो जाता है इससे, एमिग्रेशन से डिस्टर्ब हो गया, और इमिग्रेशन से, ये तो इमिग्रेशन है ना, और एक होता है एमिग्रेशन, एमिग्रेशन से भी डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, एमिग्रेशन से डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि अब मान लो मैंने कहा कि कैपिटल A स्मॉल a जो है वो चले गए, कैपिटल A स्मॉल a चले गए तो इसका नंबर कम हो गया, इसका नंबर कम हो गया तो क्या अभी 1 के बराबर आएगा? नो, नाउ इट विल नॉट बी इक्वल टू 1। तो इसको हमने कहा जेनेटिक माइग्रेशन, और जब ये बहुत ज्यादा बार हो रहा है, मतलब होता जा रहा है, तो उसको हमने कह दिया जीन फ्लो। ठीक है, तो इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, जिसके कारण जीन फ्लो में चेंज आ रहा है, और उसको हमने कहा जेनेटिक माइग्रेशन या जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन। नेक्स्ट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट भी यही है, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन ही है, बट ये सडन होगा, बाय चांस होगा। मान लो ऑस्ट्रेलिया में, या ऑस्ट्रेलिया की क्या बात करनी है, या मान लो रशिया में, है ना, जैसे मान लो रशिया में कुछ हो जाए या कहीं पे भी कुछ हो जाए, किसी एक्स प्लेस पे, एक्स प्लेस मान लेते हैं, किसी एक्स प्लेस में कोई कैलामिटी आ गई, कोई नेचुरल कैलामिटी, है ना, तो वो लोग
वहां से कहीं और चले गए और बड़े ज्यादा चले गए, एक साथ चले गए अचानक, बाय चांस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, कहां पे जाना हो गया, उनका जाना हो गया बी प्लेस में, मतलब एक्स से बी में चले गए। अब एक्स से बी में चले गए तो ये है तो इमिग्रेशन ही, मतलब इससे ये तो क्लियर है कि इससे जीन पूल जो है वो चेंज होगा, है ना। तो बस यही है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी क्या है, जेनेटिक फ्लो ही है या जीन फ्लो ही है, बट इट इज बाय चांस। ये इसमें जो बाय चांस टर्म है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाय चांस मूवमेंट हो रहा है, बाय चांस मूवमेंट हो रहा है, बाय चांस इमिग्रेशन या बाय चांस इमिग्रेशन हो रही है, जो मैंने आपको बता दिया क्यों हो रही है। मान लो कोई कैलेमिटी आ गई, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, या कोई ह्यूमन कैलेमिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो एक इफेक्ट जो है वो है फाउंडर्स इफेक्ट। जब ये पॉपुलेशन वहां पे गई, जब ये पॉपुलेशन दूसरी जगह गई, तो हो सकता है कि इसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी और उसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ही अलग हो, तो उस जगह के लिए ये एक नई स्पीशीज बन जाएगी। मेरी बात समझो, जैसे मैं मान लो चला गया जू में, है ना, या अब कई सारे इंसान जू में रहना शुरू कर दिए, तो हमारे लिए वो नई स्पीशीज हो गई। मान लो पहले वो सारे सेम थे, हम सारे अलग सेम थे, हम उधर चले गए, हम उधर चले गए, तो उनके लिए हम एक नई स्पीशीज बन गए। अरे ये तो हमारे जीन पूल से बिल्कुल अलग है, तो ये नई स्पीशीज हो गई, ठीक है। समटाइम्स द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इज सो न्यू, वो इतना नया आ गया कुछ, दैट इट बिकम्स अ न्यू स्पीशीज, और नई स्पीशीज बन गई, नई स्पीशीज बन गई। इसको हमने कहा फाउंडर इफेक्ट। और जो स्पीशीज आई उसको हमने बोला फाउंडर स्पीशीज। और इसका एग्जांपल है डार्विनियन फिंचेस। डार्विनियन फिंचेस जो कि हम आगे पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे भाई, है ना, एडेप्टिव रेडिएशन वगैरह जो भी है वहां पे पढ़ेंगे, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन वहां देखेंगे, है ना। बॉटल नेक इफेक्ट, बॉटल नेक इफेक्ट। अच्छा ये तो एक इफेक्ट हुआ फाउंडर इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट होता है बॉटल नेक इफेक्ट। ये होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, ठीक है। आप वही वाला एग्जांपल ले लो, हमने क्या किया था, हमने मीडियम चेंज किया था उस बैक्टीरिया का, है ना, जो बैक्टीरिया वाला एग्जांपल, आप वो वाला एग्जांपल ले लो, हमने उस बैक्टीरिया का मीडियम चेंज किया। जैसे पहले एक बॉटल हमने बना लेते हैं, बॉटल का मुंह देखो, बॉटल का नेक देखो कितना लंबा सा है और मुंह कितना छोटा सा है। तो पहले जो स्पीशीज थी सारी यहाँ पे प्रेजेंट थी, सॉरी, उनमें से कुछ सिलेक्ट कर ली और वो यहाँ चली गई। तो इसको हमने कहा बॉटल नेक इफेक्ट, जो कि किसके कारण हुआ, एंथ्रोपोजेनिक रीजन के कारण हुआ। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं देखा है और ये दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन माने ये क्या है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के कारण जो रिकॉम्बिनेशन के कारण कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशन आ रही हैं, उन वेरिएशन से भी तो आपके ये चेंज हो जाएगा ना, उन वेरिएशन से भी चेंज हो सकता है, ठीक है ना। आपने देखा था क्रॉसिंग ओवर के कारण रिकॉम्बिनेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के कारण भी ये चेंज हो सकता है। मान लो पहले ये सारे सिलेक्ट हो रहे थे, कुछ हुआ जिसके कारण अब सिर्फ यही सिलेक्ट हो पा रहा है, तो जेनेटिक कंपोजिशन चेंज होगी, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन की टाइप्स देखना। सबसे पहला मैंने कहा कि नॉर्मल ग्राफ बना लेते हैं कि यार नेचुरल सिलेक्शन का ग्राफ कैसा होगा, देखो ऐसा होगा, ऐसे ही मैंने नॉर्मल ग्राफ बनाया। अच्छा इस ग्राफ पे ना देखो, आप एनसीईआरटी खोलना, अपनी एनसीईआरटी खोल के रखना, पेज नंबर बता देता हूँ मैं, बिकॉज मैं बीच बीच में से पढ़ा रहा हूँ। तो पेज नंबर 136 है, देखो इसमें सिर्फ एक साइड दिया हुआ है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद फिनोटाइप, और यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल एन से, मान लो, जो कि पर्टिकुलर फिनोटाइप वाले हैं। जो सेंटर वाली लाइन है ना, ये सेंटर वाली लाइन, ये सेंटर वाला फिनोटाइप है, ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला। लेफ्ट वाले को आप कैपिटल ए मान लो, इसको स्मॉल ए मान लो, उल्टा भी मान सकते हो, ठीक है। एक मिनट, जरा सा हमें पानी पीने दीजिए, 1 मिनट का वेट करिएगा, है ना। तो ये है नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें क्या हो रहा है, ज्यादा बीच वाले हैं। अब मैंने क्या कहा, एनवायरनमेंट में चेंज आया, कुछ ना कुछ चेंज हुआ, और उस चेंज के बाद बीच वाले और ज्यादा सिलेक्ट होने शुरू हो गए, बीच वाले और ज्यादा सिलेक्ट हो गए। ऐसे देखना, ऐसे इतनी बड़ी कर्व होगी अब इसकी, मोर सिलेक्टेड। सेंटर में कौन से थे, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये और ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं। और ज्यादा सिलेक्ट होने का क्या मतलब है कि ये स्टेबिलाइजिंग है, स्टेबिलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। एक होती है डायरेक्शनल, कि जो पूरा ग्राफ है किसी एक डायरेक्शन में चला जाए, किसी एक डायरेक्शन में, मतलब हो सकता है पीछे चला जाए, हो सकता है आगे चला जाए, है ना। या तो कैपिटल ए सपोर्ट हो रहा है, या तो स्मॉल ए सपोर्ट हो रहा है। तो ये हो सकता है कि ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाए, है ना,
ऐसा बन रहा है, देखो आगे चला गया, आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, ऐसे आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो इसको हमने कहा है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल, और ये डायरेक्शनल कौन सा हो सकता है? स्मॉल ए वाला भी हो सकता है, कैपिटल ए वाला भी हो सकता है, बट होगा एनी वन, कोई एक ही होगा क्योंकि एक साइड ही जा रहा है। एक है डिसरप्टिव, ये है डिसरप्टिव। डिसरप्टिव मतलब उबड़ खाबड़ सा। तो इसमें पहले आप उबड़ खाबड़ ग्राफ बनाओ, ये है उबड़ खाबड़ ग्राफ, और इसमें आपके दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, सेंटर वाला सिलेक्ट नहीं हो रहा, सेंटर वाला सिलेक्ट नहीं हो रहा है, कैपिटल ए भी सिलेक्ट हो रहा है, स्मॉल ए भी सिलेक्ट हो रहा है, बोथ कैपिटल ए स्मॉल ए सिलेक्टेड। ये दोनों जब सिलेक्ट होंगे उसको हमने कहा डिसरप्टिव ग्राफ। इसमें कर्व जो है आपको दोनों साइड दिख रहा है, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में नहीं है, दोनों डायरेक्शंस में है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको सारा कुछ क्लियर है, और यही था बस आपका हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। अब इसके बाद आपके दो टॉपिक्स बच गए, जिनमें एक है आपके पास कौन सा, एवोल्यूशन के बारे में है, वो रट्टे मारने वाला है, सारा रट्टेबाज है ना उसमें, बट फिर भी यहाँ पे लिख के लेके आऊंगा और आपको रट्टा उसको हम एनसीईआरटी से रीड कर लेंगे डायरेक्ट, और जो हमें मिलेगा नोट करने लायक उसको हम नोट करते जाएंगे। एंड सेकंड टॉपिक जो है आपके पास उसके अलावा जो मैं अभी करेंगे, प्रूफ ऑफ एवोल्यूशन, प्रूफ यानी एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन की। हमें कैसे पता कि एवोल्यूशन ऐसे ऐसे हुआ भाई? तो उसके कई सारे प्रूफ्स हैं, हमें फॉसिल्स मिले हैं, है ना, तो वो सब हम देखेंगे, एम्ब्रियोलॉजिकल प्रूफ्स हैं, देखते हैं सारे, ठीक है, तो इसको नोट कर लो एक बार। अगेन आई एम बैक, फॉसिल्स के बारे में बात करते हैं। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में यहाँ पे मैं लेके आया हूँ कितने एविडेंसेस, यहाँ पे मैं लेके आया हूँ आपके पास 3 एविडेंसेस, फॉसिल्स, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, एंड नेक्स्ट है आपके पास यह है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना है। फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स हार्ड बोन्स हो सकती हैं, ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या उसका कोई एनीथिंग बिलोंगिंग टू हिम, एनीथिंग बिलोंगिंग टू इट inside the sedimentary rocks, inside the sediments of soil। ठीक है, तो जैसे मेरी बात को ध्यान से सुनना है, आपको पता है सेडिमेंट, सेडिमेंट क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़े, सॉइल के छोटे छोटे टुकड़े, सेडिमेंट्स जो हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक 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 लेयर बनाते जाते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि ये एक लेयर पहले से बनी हुई थी, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म मर गया, ये ऑर्गेनिज्म मर गया, इसके ऊपर एक और लेयर आ गई, एक और लेयर आ गई, एक और लेयर आ गई, ऊपर कोई और मर गया, ये एक और मर गया, एक और लेयर आ गई, ये एक और लेयर आ गई, ये एक और लेयर आ गई। इनमें से पुराना ऑर्गेनिज्म कौन सा हुआ? ये ओल्डर है और ए यंगर है, ठीक है। तो जितना ऊपर होगा सेडिमेंट्स में उतना ही ज्यादा यंगर होगा। ये है क्या? सेडिमेंट्स की लेयर्स, सेडिमेंट्स की लेयर्स हैं ये। तो ये है फॉसिल्स प्रूफ, और ये जो है हमारे लिए बड़े कारगर साबित हुए हैं, इसीलिए हमने इसको बेस्ट माना है कि हाँ, अगर हमें फॉसिल मिल गया तो वो ऑर्गेनिज्म हमें पता चल जाएगा कब का है, कितना पुराना है, कैसे पता चलेगा। हमने इस फॉसिल की एज बताने के लिए एक चीज यूज करी है जिसको हमने कहा रेडियो डेटिंग, रेडियो एक्टिव डेटिंग, है ना, और इसको हमने एक और नाम है, एक और दूसरा नाम है कार्बन डेटिंग। 2 मेथड आपको जो है याद रखने हैं, कार्बन डेटिंग और रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन नहीं सॉरी रेडियो एक्टिव डेटिंग, है ना। तो इनसे आप पता चल सकता है कि उसकी एज कितनी है। एज पता चलेगी तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपके कौन से टाइम पीरियड में था, ठीक है। नेक्स्ट, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट कहता है, अर्न्स्ट हैकेल ने दिया था। अर्न्स्ट हैकेल ने कहा कि यार ऑर्गेनिजम्स के जो एम्ब्रियो हैं वो आपस में मैच करते हैं, है ना, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस आपस में इक्वल हैं, और किसी ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की एडल्ट स्टेज से मैच करता है। इन्होंने ये कह दिया भाई, तो ये मैं इनकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, जैसे आपकी एनसीईआरटी क्या कह दिया उसके अकॉर्डिंग लिख देता हूँ, है ना। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर, अच्छा पहले इसके देखो, पहले ना आप पैलेंटोलॉजिकल सपोर्ट जो है, ये पैलेंटोलॉजिकल सपोर्ट, इसके आप आपको जो है एनसीईआरटी कह रही है, इसमें ना कुछ चीजें मैंने यहाँ पे नहीं लिखवाई। कौन नहीं लिखवाई? कौन सी नहीं लिखवाई? जो एडवांटेजेस ऑफ फॉसिल्स है, तो वो आप लिख लो। देखो क्या है एडवांटेज ऑफ फॉसिल्स, कि हम एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं, लिख लो अपने पास। सेकेंडली जैसे डायनासोर्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं, डायनासोर्स आपको ये बने हुए मिलेंगे, ये बने हुए मिलेंगे, ठीक है। सेकंड है आपके पास, इट इंडिकेट्स द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड, हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से पीरियड में रह रहे हैं, कौन से पीरियड में थे वो पहले। एंड थर्ड लिखो, हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी लाइफ फॉर्म किस एरिया में मिलती थी, तो ये लिखो रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पैन, कौन से किस टाइम स्पैन में थी और कौन से किस एरिया में थी, ये हमें पता चल जाएगा। ये है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। रेडियो एक्टिव डेटिंग हो सकती है, कार्बन डेटिंग हो सकती है। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट देखो, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट में मैं आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूँ, उस एनसीईआरटी की लाइन को आप देखना है। इसको किसने दिया था? प्रपोज्ड बाय अर्न्स्ट हैकेल। अर्न्स्ट हैकेल ने क्या कहा? अर्न्स्ट हैकेल ने कहा
ऑब्जर्व किया इन्होंने सर्टेन फीचर्स को, क्या कि एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर्स में, एम्ब्रियोलॉजिकल जो एम्ब्रियोलॉजिकल बॉडी है ना उसमें जो है कुछ फीचर्स हैं बट वो एडल्ट में नहीं दिख रहे, उस बंदे के एडल्ट में नहीं दिख रहे, वो एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर्स किसी और बंदे के एडल्ट में दिख रहे हैं, मतलब वो जो एम्ब्रियो है किसी और के एडल्ट के साथ मैच करके वापस आया। तो ये तो बिल्कुल गलत है, और इसको डिस्प्रूव किसने किया? अर्नस्ट वॉन बेयर ने किया। उन्होंने कहा एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के एडल्ट स्टेजेस से होकर नहीं गुजरते, ये कहा अर्नस्ट वॉन बेयर ने। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की कहानी जो मैंने आपको सुनाई मेरी जुबानी वो आपको क्लियर होगी आपके कानी, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा? ऑब्जर्वेशन करी, कुछ कॉमन स्टेजेस की वर्टिब्रेट्स में देखा जो कि एब्सेंट थी एडल्ट में, तो ये हम लिख लेते हैं। वर्टिब्रेट्स पे स्टडी करी, एम्ब्रियो में तो प्रेजेंट है बट एडल्ट में नहीं है, एम्ब्रियो में प्रेजेंट है बट एडल्ट में नहीं है, एडल्ट में नहीं है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं हमारे अंदर, तो हमारे अंदर क्या है देखो, सब कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स, हमारे पास वेस्टिजियल गिल स्लिट्स होती हैं एम्ब्रियो स्टेज में, बट वो एडल्ट में हमारे पास नहीं है, बिकॉज हमारे पास गिल स्लिट्स की क्या आवश्यकता, हमारे पास लंग्स जो हैं, ठीक है। हाउएवर दिस प्रपोजल, तो ये हो गया ना। एंड सेकंड आप एक ये चीज भी लिख सकते हो, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड भी तो हट गई वर्टिब्रेट्स में, तो ये भी लिख लो। नोटोकॉर्ड उनके एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेट में होती है, हमारे ह्यूमंस में भी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेट में होती है, बट हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस यही है। अगला है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। तो इसमें आपके कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे होमोलोगस स्ट्रक्चर्स और एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। जैसे इन्होंने देखा कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे थे जो कि फंक्शन सेम कर रहे थे बट ओरिजिन उनका अलग अलग था, ठीक है। देखो पहले हमने कहा कि ओरिजिन सेम है, पहले मैं ओरिजिन सेम बताता हूँ। तो ये डॉट मैंने बता दिया, डॉट क्या दिखा रहा है? ओरिजिन दिखा रहा है। डॉट जब भी मैंने दिखाना है तो ओरिजिन दिखाऊंगा मैं, डॉट से ओरिजिन, डॉट का मतलब है ओरिजिन, डॉट का मतलब है ओरिजिन। तो देखो इसका ओरिजिन देखना, एक मिनट यार, जस्ट मी को दूसरी चौक लेने दो, एक मिनट। चौक का डब्बा दूसरी साइड पड़ा है, मतलब दो चौक के डब्बे हैं ना, तो ये डॉम्स वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा है, डॉम्स वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा मिला। हाँ, होमोलोगस में डाइवर्जेंट एवोल्यूशन देखने को मिलता है। बोली डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या है भाई, हमें तो समझ ना आई। देखो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन वो एवोल्यूशन है जिसमें ओरिजिन सेम है और उससे लाइट क्या हो रही है, एक ही ओरिजिन तक जा रहे हैं, सारे एक ओरिजिन तक जा रहे हैं, सॉरी एक ओरिजिन से निकल के अलग अलग तरह से डेवलप हो गए, इस ओरिजिन से निकले और अलग अलग तरह डेवलप हो गए, अलग अलग तरह डेवलप हो गए, अलग अलग तरह डेवलप हो गए, अलग अलग तरह डेवलप हो गए। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर है। तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। इसका एक एग्जांपल लिखो, एडाप्टिव रेडिएशन आपको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जांपल है। एडाप्टिव रेडिएशन एक डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जांपल है, और एडाप्टिव रेडिएशन का एक एग्जांपल है जो मैंने आपको पहले बताया था, डार्विनियन फिंचेस, जो कि हम इसके नेक्स्ट पेज पे समझेंगे, ठीक है। तो ये देखो एक ही ओरिजिन था, उनका फंक्शन अलग अलग है, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने खुद को डेवलप कर लिया, फंक्शन अलग अलग होने के कारण उन्होंने खुद को डेवलप कर लिया, ठीक है। और एनालॉगस में इसका उल्टा है, अलग अलग ओरिजिन है, ये एक ओरिजिन, ये दूसरी स्पीशीज, ये तीसरी स्पीशीज, अलग अलग ओरिजिन से आए, अलग अलग ओरिजिन से आए, बट एक जगह मीट कर रहे हैं, और वो एक जगह कौन सी है? फंक्शन सेम, ओरिजिन डिफरेंट है, ओरिजिन अलग अलग है। बोले ये कैसे याद रखेंगे कि होमोलोगस डाइवर्जेंट है? एचडी से याद रखो, होमोलोगस है डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ये देखो इसका सेम ओरिजिन है और अलग अलग फंक्शन है, इसका फंक्शन सेम है बट अलग अलग ओरिजिन है, और ये एक जगह कन्वर्ज होती दिख रही है ना लाइट, तो इसलिए हमने इसको कहा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं, क्वेश्चन आएंगे एग्जांपल से। होमोलोगस के एग्जांपल्स एनसीईआरटी बेस्ड करेंगे, तो पहले मैं एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी से बताता हूँ कौन कौन से हैं। एक मिनट, जिसमें डस्टर कहाँ गया, बिकॉज ऑफ मैंने आपको कन्वर्जेंट समझा दिया, डाइवर्जेंट समझा दिया यहीं पे, तो वो मैं मिटा देता हूँ, है ना। कन्वर्जेंट का भी मतलब यही है कि सेम फंक्शन है, ओरिजिन डिफरेंट है, तो वो एक जगह कन्वर्ज कर रहे हैं, एक ही फंक्शन के लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग ओरिजिन वाले लोग, है ना। तो पहले मैं होमोलोगस के एग्जांपल्स देखो, होमोलोगस के एग्जांपल्स। आप अपनी बॉडी को देखो और आप चीता की बॉडी को देखो, आप चीता की बॉडी को देखो, बैट की बॉडी को देखो और वेल की बॉडी को देखो, ठीक है। उनमें और आपके जो ये है फोर लिम्स, इनको बोलते हैं फोर लिम्स आपके और उनके सेम तरह के होंगे, हाइंड लिम्स आपके और उनके सेम तरह के होंगे, माने लिम्स ऑफ चीता के लिम्स देखो, वेल के लिम्स देखो, वेल क्या है? मैमल है, चीता क्या है? मैमल है,
और बैट के लिम्ब देखो, बैट क्या है, मैमल है, तो इनका ओरिजिन सेम है, मैमल, मैमल से बने हैं ये सारे, है ना, मैमल्स है तो इनका ओरिजिन तो सेम होगा ना, चीता, वेल, बैट्स, है ना, एंड ह्यूमंस, दे ऑल आर मैमल्स, बट उनके लिम्स चाहे ओरिजिन सेम है और उनके लिम्स थोड़े से अलग अलग तरह से डिजाइन हो गए, अरे हाँ, लिम्स अलग अलग तरह से डिजाइन हो गए और वो आपको अलग अलग फंक्शन करते हुए दिख रहे हैं। अब क्योंकि इनमें फंक्शन अलग अलग है तो आपको बाहर से देखने से तो अलग अलग रहेगा ना, देखो आप मेरा हाथ देखो और बैट के पंख देखो, आपको बाहर से देखने में अलग अलग रहेगा, तो इसीलिए हमने कहा कि होमोलोगस में बाहर से देखना मैंने मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी इज डिफरेंट, बट एनाटमी, एनाटमी क्योंकि ओरिजिन सेम है तो एनाटमी भी सेम होगी, एनाटमी इज सेम, और इसमें उल्टा होगा, एनाटमी डिफरेंट है और मॉर्फो सेम है। बाहर से देखने में सेम लग सकता है बट उनका अंदर का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, बट फंक्शन एक ही होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, 2 बार इसको रीड करना, आपको क्लियर हो जाएगा। होमोलोगस ऑर्गन्स में हमने एक पढ़ लिया, लिम्स ऑफ चीता एंड वेल, बैट्स, ह्यूमंस, इन सब का ओरिजिन की बात कर रहा हूं तो ओरिजिन मैमल्स से बने हैं सारे, है ना, और इनके लिम्स में ना आपको स्ट्रक्चर सेम देखने को मिलता है, जैसे हमारे अंदर है ना ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, है ना, यहाँ पे कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस, यही सब इनमें भी होता है, ठीक है, यही सब इनमें भी होता है, तो सेम स्ट्रक्चर है, ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ये एक एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है कुकुरबिटा एंड थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया। यहां से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको धीरे धीरे करवा रहा हूं। थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, ये दोनों बने हैं किससे, स्टेम से बने होते हैं, दोनों स्टेम से बने हैं, दोनों स्टेम के स्ट्रक्चर्स है, बट थॉर्न्स का काम है प्रोटेक्शन करना और टेंड्रिल का काम है इसको सपोर्ट देना और क्लाइंब करवाना, है ना, तो टेंड्रिल का काम क्या है, क्लाइंब करवाना, और थॉर्न का काम क्या है, इसको क्या करना, प्रोटेक्शन देना। मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको बाकी जो है एनालॉगस के स्ट्रक्चर बता दूं, एक बार मैं फोटो क्लिक कर लेता हूँ, देखो मैं फोटो भी खींच रहा हूँ सेटिंग से ताकि आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकूं। तो यहाँ पे हम आ रहे हैं, यहाँ पे हम आ रहे हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल लेके। होमोलोगस के यही 2 एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो हमने यही 2 लिखे। एनालॉगस से आपको 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं तो हम 3 लिखेंगे। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल देखो, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स नाम से पता चल रहा है, एना माने डिफरेंट, होम माने सेम, लॉगस माने लोक्यूल, लोक्यूल माने ओरिजिन, है ना, तो सेम ओरिजिन और इसमें डिफरेंट ओरिजिन, अलग अलग ओरिजिन है बट दिखने में सेम है। जैसे आप देखो पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो दिखने में सेम लगते हैं, है ना, फंक्शन भी अलग अलग है, सेम है इन अपीयरेंस, इन मॉर्फो, मॉर्फो आपको सेम लगती है बट नहीं है ना, देखो मॉर्फोलॉजिकली आपको सेम लगते हैं, बाहर से सेम लगते हैं बट एनाटॉमिकली अलग अलग हैं। कैसे, एनाटॉमी इज डिफरेंट। पोटैटो क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है, अरे मैंने दोनों जगह पोटैटो लिख दिया, अच्छा ये स्वीट पोटैटो है, सॉरी ये स्वीट पोटैटो है, कहां से स्वीट हटा दूं क्या, चलो इसको लिख लो मॉडिफाइड रूट, है ना, स्वीट पोटैटो तो मॉडिफाइड रूट होती है, मैंने स्वीट नहीं पढ़ा पहले, स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड रूट, पोटैटो क्या है, मॉडिफाइड स्टेम, स्टेम से बना होता है पोटैटो। अब मैंने कहा कि यार दोनों का फंक्शन भी सेम होना चाहिए, है ना, तो ये एनालॉगस होंगे, तो इनका एक ही फंक्शन है, क्या फंक्शन है, फूड स्टोरेज का फंक्शन है, ये फूड स्टोर करते हैं, फूड स्टोरेज का फंक्शन है। नेक्स्ट, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड वेल, वेल की आंख देखो, ऑक्टोपस की आंख देखो, या किसी की भी आंख देखो, है ना, ऑक्टोपस की आंख अलग तरह से बनी होगी, हमारी वेल की आंख अलग तरह से बनी होगी। ऑक्टोपस आपके आते हैं मोलस्का में, वेल आती है आपके मैमेलिया में, ओरिजिन अलग अलग हो गया, ये मोलस्का है ये मैमेलिया है, ओरिजिन अलग अलग हो गया। और इसकी आंख का स्ट्रक्चर आपको बाहर से देखने से लगता है हाँ दोनों आंख ही तो है, फंक्शन सेम फंक्शन कर रही है, काम तो सेम ही रहेगा ना यार, फंक्शन तो सेम ही रहेगा ना, आंख का काम तो देखना ही है बट एनाटॉमिकली अलग अलग है, अंदर से देखोगे तो अलग दिखेगा। तो ये आपका एक और आपके पास हो गया। एक और दिया था फ्लैप्स ऑफ पेंगुइन, एक वो वाला मैं देखता हूँ कौन सा एग्जांपल था, 1 मिनट, साथ में कौन सा ऑर्गेनिज्म था, बिकॉज एमसीक्यू के लिए तैयार होता है ना कोई बंदा तो उसके लिए इतना वो नहीं। ऑक्टोपस एंड मैमल्स, हाँ तो वेल मैमल ही है, यहाँ पे आप मैमल लिखना है तो मैमल लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
ऑक्टोपस एंड मैमल्स हो गया। पेंगुइन एंड डॉल्फिन के फ्लिपर्स, पेंगुइन एंड डॉल्फिन के फ्लिपर्स, पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स के फ्लिपर्स। पेंगुइन्स बर्ड है, एव्स, डॉल्फिन समझ गए ना। तो बस अलग अलग हैं, ऑरिजिन अलग अलग हो गया बट फंक्शन सेम कर रहे हैं, स्विमिंग का फंक्शन कर रहे हैं दोनों में इनका फंक्शन है स्विमिंग का। तो स्विमिंग का फंक्शन है बट ऑरिजिन अलग अलग है। मेरे ख्याल से ये एनालॉगस स्ट्रक्चर्स के बारे में क्लियर है। अब आपको एनालॉगस स्ट्रक्चर्स होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स में क्या देखने को मिलता है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। उस डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के आपको दो एग्जांपल्स और करने हैं। कौन से दो एग्जांपल्स हैं, एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन देखते हैं एडेप्टिव रेडिएशन क्या है। एनसीईआरटी अपनी साथ में लेकर बैठिएगा, एनसीईआरटी अपनी साथ में लेकर बैठिएगा। देखो ये तो आपको बोल दिया हुआ इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म, अगले पेज पे आओ। व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन ड्यूरिंग हिज जर्नी, किसकी जर्नी, ये एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में किसने बताया था, डार्विन ने बताया था, है ना। तो डार्विन ने अपनी जब जर्नी करी कहां पे, अब आइलैंड चेंज हो गया, अब वो गए गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड। वहां पे उन्होंने देखा कि एक फिंचेस उन्होंने देखी, फिंचेस जिनको उन्होंने नाम दे दिया डार्विनियन फिंचेस। फिंचेस ऐसे छोटे छोटे से बर्ड्स हैं, ये देखो फिंचेस आपको दिख रही हैं, है ना, ये फिंचेस आपको दिख रही हैं। इनका ओरिजिन तो सेम था बट इनका फंक्शन अलग अलग था, ओरिजिन सेम था फंक्शन अलग अलग था। एक्चुअली ये गैलापागोस आइलैंड में रहती नहीं थी, गैलापागोस आइलैंड में ये आई थी कहीं से, दे केम फ्रॉम समवेयर, ठीक है, कहीं से आई थी। तो फिंचेस उन्होंने देखी, फिंचेस एक बर्ड का टाइप है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि इसका ओरिजिन देखो, ओरिजिन सेम है बट कोई बन गई सीड खाने वाली, कोई बन गई सीड ईटर, कोई बन गई इंसेक्ट ईटर, है ना। तो ये अलग अलग बन गई अलग अलग तरह से, और इन्होंने अपनी बीक को मॉडिफाई कर लिया, इन्होंने अपनी बीक को मॉडिफाई कर लिया इस अकॉर्डिंग। तो अगर मैंने पूछा कि इनकी बीक किस प्रकार के और उसमें आती है, तो इनकी बीक इज होमोलोगस ऑर्गन्स में आती है, क्योंकि होमोलोगस क्यों है, सेम ओरिजिन है अलग अलग फंक्शन है, ठीक है ना। किसी ने अपनी बीक को लंबा कर लिया, किसी ने छोटा कर लिया, किसी ने मोटा कर लिया, इस प्रकार से। तो देखो, देन ही ऑब्जर्व्ड एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स of particular interest. Some black birds later called Darwin's finches amazed him. He realized that there were many variety of finches in the same island. एक ही island था, उसमें कई सारी variety की finches थी. All the varieties he conjectured evolved on the island itself. सारे इसी island पे evolve हुए थे, अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग देखने को नहीं मिलते। From the original seed eating, original कौन सी थी, original वही थी जो seed खाती थी, original वही थी जो seed खाती थी, seed eater वर original, उससे अलग अलग स्पीशीज बन गई। कौन सी स्पीशीज बन गई, देखो ओरिजिनल सीड ईटिंग से बन गई मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ एल्टर्ड बीक्स, जैसे जिनसे इंसेक्टिवोरस बन गई, कोई इंसेक्टिवोरस बन गई और कोई वेजिटेरियन बन गई, मतलब फ्रूट खाने लगी, सीड की जगह फ्रूट खाने लगी, कोई इंसेक्टिवोरस बन गई, है ना, इस प्रकार से। दिस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, देखो ज्योग्राफिकल एरिया एक ही है, दूसरा ज्योग्राफिकल एरिया नहीं हुआ, तो सेम ज्योग्राफिकल एरिया में एक गिवन स्पीशीज evolve in a particular geographical area, है ना। इसको हमने क्या कह दिया, एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है ना, और उसको बाहर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। देखो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग, एक पॉइंट से जा रही हैं और रेडिएट कर रही हैं, मतलब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का ही दूसरी डेफिनेशन बता रहे हैं। लिटरली रेडिएटिंग, कोई यहाँ कोई वहां, कोई वहां कोई वहां, अलग अलग तरह के बन गए। एक मिनट, फोन की चार्जिंग कहीं खत्म ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कितनी चार्जिंग रह गई है चेक करनी पड़ेगी। अरे 43%, ओ माय गॉड, इट इज वेरी लेस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर है, बस यही है एडेप्टिव रेडिएशन। डार्विन्स फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमेना, और साथ ही में क्योंकि ये यहाँ पे कहीं और से आई थी और कहीं और से बना के इन्होंने यहाँ पे एक अलग ही तरह का एवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया, इसलिए इनको हमने कहा फाउंडर्स इफेक्ट का एग्जांपल, याद करो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएट हो रही हैं, इसको उन्होंने कहा एडेप्टिव रेडिएशन। डार्विन फिंचेस का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है आपके पास ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, तो ये एग्जांपल भी याद रखना है। कौन सा, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ध्यान रहे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से क्वेश्चन आता है। टास्मेनियन वुल्फ का बताओ कौन है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, बोले इनमें तो डाइवर्जेंट दिख रहा है, तो इनमें कन्वर्जेंट है क्या, नहीं, उनमें भी डाइवर्जेंट ही होता है, देखना। मार्सुपियल से ऑस्ट्रेलिया में, है ना, ऑस्ट्रेलिया में देखो, पहले यहाँ पे देखते हैं हम, देखो व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव, इसको छोड़ो पहले, ऊपर देखो, अ नंबर ऑफ मार्सुपियल्स ईच डिफर फ्रॉम ईच अदर, इवॉल्व्ड फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक बट ऑल विद इन ऑस्ट्रेलियन
आइलैंड कॉन्टिनेंट, एक ही एंसेस्टर से बने हैं और सारे एक ही जगह पे बने हैं। तो गिवन स्पीशीज इवॉल्व इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक ही एरिया में बने सारे, है ना। फिर तो ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया फिर अलग हो गया, तो अब उनको कोई खतरा नहीं था किसी और से, मार्सुपियल्स को। तो मार्सुपियल एक्चुअल में होते क्या है, मार्सुपियल्स कौन होते हैं, जिनके पास पाउच होता है, पाउच जिनके पास प्रेजेंट होगा। कितना टाइम हुआ है, चलो देखते हैं। जिनके पास पाउच होता है, तो मार्सुपियल रेडिएशन में, मार्सुपियल रेडिएशन यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उनमें एक पॉइंट से कई सारे रेडिएट हो गए, कई सारे ऑर्गेनिजम्स बन गए, कई सारे ऑर्गेनिजम्स बन गए। देखो जैसे इन्होंने बताया टास्मेनियन वुल्फ, अभी आप है ना एनसीईआरटी से देखना कौन सा कैसे कैसे बना डायग्राम। देखो टास्मेनियन वुल्फ, ऊपर देखो टास्मेनियन वुल्फ, टाइगर कैट, बैंडर आंट ईटर, है ना, मार्सुपियल रैट, कैंगेरू, वॉम्बैट, बैंडिकूट, बैंडिकूट का दूसरा नाम लिख लो मार्सुपियल मार्सुपियल माउस, फिर क्वाला दिया हुआ है, मार्सुपियल मोल दिया हुआ है, शुगर ग्लाइडर दिया है, शुगर ग्लाइडर का दूसरा नाम लिखो फ्लाइंग फैलेंजर्स, फ्लाइंग फैलेंजर्स, ठीक है ना। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर है। और मार्सुपियल मोल को देने दो, मार्सुपियल मोल ही लिखो। टाइगर कैट को लिखो स्पॉटेड कस्कस, स्पॉटेड कस्कस, ये नाम आप लिखोगे। अब देखो जब ये सब इवॉल्व हो रहे थे ना, इसी के साथ कुछ और एनिमल्स भी ऑस्ट्रेलिया में इवॉल्व हो रहे थे। देखो आगे लिखा है, तो इसके साथ एक और एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया में। तो देखो इसको ध्यान से सुनना, मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन, वो भी एडेप्टिव रेडिएशन ही था, मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन गोइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। दो एडेप्टेशन रेडिएशन हो गए ना एक एरिया में, वो आपस में कैसे होते हैं, जैसे ये तो मार्सुपियल रेडिएशन में जो ये हैं, जैसे टास्मेनियन वुल्फ और टाइगर कैट एक ओरिजिन है, तो इसलिए कैसे हैं, डाइवर्जेंट हैं, है ना। बट अगर मैंने कह दिया कि इनके अलावा एक और स्टार्ट हो गया प्लेसेंटल ऑर्गेनिजम्स, प्लेसेंटल ऑर्गेनिजम्स का अलग स्टार्ट हो गया, प्लेसेंटल मैमल्स का अलग स्टार्ट हो गया इधर ही, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में ही प्लेसेंटल मैमल्स का अलग एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। वो भी रेडिएशन ऐसा ही है, वो भी ऐसे रेडिएट कर रहे हैं। और उनसे क्या क्या बना, अगला पेज खोलो, मोल बना। जैसे यहाँ पे क्या था, मार्सुपियल मोल, यहाँ पे मोल है, तो मार्सुपियल मोल और मोल बाहर से कैसे दिख रहे हैं, बाहर से आपको सेम दिख रहे हैं, बट अंदर से इनका फंक्शन अलग अलग होगा। इसलिए अच्छा एक मिनट, सॉरी, पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। तो ये दो डाइवर्जेंट, क्या है यार, हाँ डाइवर्जेंट ही तो है ना। तो व्हेन मोर देन वन एब्रेप्टिव रेडिएशन अपीयर्ड टू हैव अकर्ड इन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया। अब ये ऑस्ट्रेलिया आइसोलेट कैसे हुआ, आपको पता है ना, अलग हो गया था, ये अलग होने के बाद बिल्कुल कॉर्नर में चला गया, तो इसलिए इन सब स्पीशीज को कोई खतरा नहीं है किसी और स्पीशीज से, ठीक है ना। तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में एक साथ में मार्सुपियल रेडिएशन तो हो रहा था, साथ में प्लेसेंटल रेडिएशन भी स्टार्ट हो गया, प्लेसेंटल मैमल्स की ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई। प्लेसेंटल मैमल्स भी एक ही ओरिजिन से कई सारे प्लेसेंटल मैमल्स जो हैं वो बन गए। जैसे मोल बन गया, जैसे वहां पे क्या था, बैंडेड आंट ईटर, यहाँ पे आंट ईटर बन गया, ठीक है। वहां पे क्या था, मार्सुपियल माउस, यहाँ पे माउस बन गया, जिसको हमने कहा क्या, मार्सुपियल माउस का दूसरा नाम क्या था, बैंडिकूट, ठीक है। लिमर, इसमें एक ऑर्गेनिज्म बना लिमुर, है ना। और यहाँ पे क्या है, उसकी जगह स्पॉटेड कस्कस, ठीक है। फिर यहाँ पे मिला फ्लाइंग स्क्विरल, यहाँ पे थी आपके पास स्क्विरल, वो ग्लाइडिंग जो भी आपके पास है ना, फ्लाइंग फैलेंजर, जिसको मैंने कहा था शुगर ग्लाइडर, ठीक है। फिर यहाँ पे बॉब कैट है, यहाँ पे टाइगर कैट है, यहाँ पे वुल्फ है, यहाँ पे टास्मेनियन वुल्फ है। तो ये आपको याद करने हैं सारे एग्जांपल्स, मोल के सामने कौन है, इसके सामने कौन सा है, इसके सामने कौन सा है, इसके सामने कौन सा, ये याद करने हैं, ठीक है। दिस आर टू बी रिमेंबर्ड। अब हम 9 को पढ़ते हैं। एक साथ जब दो एडेप्टिव रेडिएशन होती है तो क्या होता है, देखो, वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इसको हमने कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कह दिया, मतलब देखना यार, मोल और मार्सुपियल मोल को ध्यान से देखो, मोल और मार्सुपियल मोल को ध्यान से देखो, मोल और मार्सुपियल मोल को ध्यान से देखो। आपको इनकी शक्ल सेम लग रही है। जैसे आप देखोगे माउस और मार्सुपियल माउस, शक्ल थोड़ी देखी लग रही है, मतलब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लग रहे हैं, एनाटॉमिकली डिफरेंट हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, एनाटॉमिकली डिफरेंट है, और सिमिलर तरह के फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, सिमिलर तरह के फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो मोल और मार्सुपियल मोल, इन दोनों में आपस में कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, इन दोनों में आपस में कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। बहुत कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने ये ध्यान से नहीं सुना, ठीक है। जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं और जो मार्सुपियल मैमल्स हैं, जो भी मार्सुपियल हैं, है ना, इन दोनों के बीच में आपस में कौन सा है, आपस में है कन्वर्जेंट। और इन्हीं के ऑर्गेनिज्म से सारे मार्सुपियल जो हैं, मार्सुपियल, उनका आपस में कौन सा है, उनका आपस में है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। कंफ्यूज हो जाओगे अगर समझ नहीं आया तो, ठीक है। कमेंट में बताना समझ आया है कि नहीं आया है, बस यही है। प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन इन इवॉल्विंग इनटू वैराइटीज ऑफ सच प्लेसेंटल मैमल्स। तो देखो प्लेसेंटल मैमल्स अलग एडेप्टिव रेडिएशन है, ये अलग एडेप्टिव रेडिएशन, तो आपस में क्या हो गए, कन्वर्जेंट हो गए, ठीक है। अब है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पहले से पढ़ा दिया गया है।
थॉमस मार्कस, सब कुछ पढ़ा दिया। मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन वी हैव डन। ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन स्टार्ट करना है, ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसको मैं कुछ भी मतलब दोबारा नहीं लिखूंगा, ठीक है, सब कुछ हम यहीं से करेंगे, तो और एनसीईआरटी से ही करेंगे। तो आप एनसीईआरटी खोल लो, जिसको आपत्ति लग रही है कि यार हम एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हैं, तो बेटे आप जाओ, बेटे क्या मेरे भाई हो गए ना, तो भाई या बहन जो भी हो आप जाओ और कोई ऐसा लेक्चर खोलो जो आपको लिखवा रहा है, एनसीईआरटी की चीज ही लिखवा रहा होगा, है ना। फिर आप बोलोगे कि यार ये तो सेम ही है, हम एनसीईआरटी से ही पढ़ लेते हैं ना, तो बस जा सकते हो। मतलब एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे यार, तुम क्या पढ़ोगे? देखो क्रैश कोर्स चल रहा है ना, एनसीईआरटी के बाहर का तो कुछ पढ़ाऊंगा नहीं मैं, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कुछ कुछ चीजें जो बाहर की हैं, जैसे बोटलनेक इफेक्ट एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, जो था किसने उसको डिस्प्रूव किया, किसको? स्वान नेक एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल में नहीं दिया एनसीईआरटी में, जैसे मैंने बताया वैसे नहीं दिया, बट मैंने बता दिया ना थोड़ा बहुत, तो वो तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, बट इतना भी डिटेल में नहीं जाना कि यार आप एनसीईआरटी को छोड़ दो। तो अब हम आ रहे हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन पे। तो आपको बताया गया है कि 2 मिलियन ईयर अगो है, सॉरी फिर से वही दिक्कत लिखने लगा था मैं, 2 बिलियन ईयर्स अगो आपके पास लिविंग, मतलब आपके पास सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई थी, सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई थी, सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है, ये तो ठीक है। अब मिलियन ईयर्स आएंगे, अब आगे आगे मिलियन ईयर्स आएंगे। द मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स ऑफ जाइंट मॉलिक्यूल्स इवॉल्व विद मेम्ब्रेन्स एनवेलप इज नॉट नोन, हमें मैकेनिज्म नहीं पता, बट वो केमिकल एवोल्यूशन वाला था ना, आप वो वाला एक याद रखना, ठीक है। Some of these cells has ability to release oxygen. The reaction could have been similar to the right reaction in photosynthesis. अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, स्लोली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बिकेम मल्टीसेलुलर, सिंगल सेल्ड मल्टीसेलुलर बन गए। और 500 मिलियन ईयर्स पहले, 500 मिलियन ईयर्स पहले, देखो क्या लिखा है, 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड, इनवर्टिब्रेट्स बन गए, इनवर्टिब्रेट्स बन गए, इनवर्टिब्रेट्स बन गए, और वो एक्टिव थे इस टाइम पे, कितने? 500 मिलियन। 350 मिलियन ईयर्स अगो जॉलेस फिशेस, जो कि वर्टिब्रेट्स में आती है, जॉलेस फिश बन गई। देखो जॉलेस फिश प्रोबेबली इवॉल्व्ड अराउंड 350 मिलियन ईयर्स अगो, सीवीड एंड फ्यू प्लांट्स 320 मिलियन ईयर्स अगो। अब प्लांट्स वगैरह भी आपको और ज्यादा देखने को मिल गए, सीवीड्स, सीवीड्स आपको देखने को मिली, है ना। और क्या देखने को मिला है? साथ में कुछ प्लांट्स आपको देखने को मिले, फ्यू प्लांट्स। अब ये प्लांट्स एक्वाटिक तो थे, साथ साथ में ये लैंड के ऊपर आना भी स्टार्ट हो गए। देखो वी आर टोल्ड दैट फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन्वेडेड लैंड वर प्लांट्स, तो पहले ऑर्गेनिज्म जिन्होंने प्लांट्स पे आए वो थे जो लैंड पे आए, लैंड पे भी आना शुरू हो गए, लैंड पे आने स्टार्ट हो गए, वो थे प्लांट्स। नेक्स्ट चलते हैं, वी आर टोल्ड, ये तो ठीक है ना, दे वर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड व्हेन एनिमल्स इन्वेडेड लैंड, ठीक है। फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर। अब फिश ऐसी आई, वो भी 350 मिलियन ईयर्स अगो ही एक ऐसी फिश आई जो जिसका स्ट्रॉन्ग बोन्स थी, स्ट्रॉन्ग बोन्स लिखा है क्या, क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग जॉज लिखा होगा, जॉज लिखा, क्या लिखा है यार, एक मिनट, फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स, हाँ स्ट्रॉन्ग फिन्स हैं और स्टाउट है, तो ये बाहर भी आ सकती है, बट ये बाहर रह तो नहीं पाएगी, तो थोड़ा थोड़ा आएगी फिर वापस चली जाएगी, है ना। तो ये भी आपको बाहर आनी स्टार्ट हो गई, पानी से बाहर आई, बाहर आई, कब आई? 350 मिलियन ईयर्स पहले। आगे देखो, दिस वॉज अबाउट 350 मिलियन ईयर्स अगो, और ऐसी फिश हमने एक पकड़ी भी है आज के टाइम पे, जो कि जिसका सेम ये स्टाउट है और उसके पास फिन्स हैं। कब पकड़ी? 1938 में ऐसी फिश मिली जिसको हमने कहा सीलोकैंथ, इसको हमने कहा है सीलोकैंथ। देखो सीलोकैंथ, इसका नाम हमने रख दिया सीलोकैंथ, हैपन टू बी अ सीलोकैंथ। और ये कहाँ मिली है? साउथ अफ्रीका में मिली है, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में मिली, ठीक है। विच वॉज थॉट टू बी एक्सटेंट, हमने सोचा था कि ये एक्सटेंट हो चुकी होगी। दीज एनिमल कोल्ड लोब फिन्स evolved into the first amphibians, क्योंकि ये बाहर आए हैं, इनको हमने कहा लोब फिन्स, और इन्हीं से क्या बने? एम्फीबियंस बने, इन्हीं से क्या बने हैं? एम्फीबियंस बने हैं, जो कि दोनों लैंड पे भी रह रहे हैं और वाटर पे भी रह रहे हैं। देयर आर नो स्पेसिमेंस ऑफ एम्फीबियंस लेफ्ट विद अस, ऑफ दीज लेफ्ट, अब हमारे पास इन सब के कोई स्पेसिमेन वगैरह नहीं है। हाउएवर दीज वर एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर्स, द एम्फीबियंस एवॉल्व्ड इनटू द रेप्टाइल। फिर एम्फीबियन से क्या बने? रेप्टाइल बने, एम्फीबियन से रेप्टाइल बने। देखो ध्यान से देखो, ये अर्ली रेप्टाइल है, अर्ली रेप्टाइल, ठीक है ना, ये अर्ली रेप्टाइल है। दे ले थिक शेल्ड एग्स व्हिच डू नॉट ड्राई अप इन सनलाइट अनलाइक ऑफ दोज ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के अंडे कैसे हैं? एम्फीबियंस के अंडे होते हैं मॉइस्ट, और वो मॉइस्ट है तो वो सनलाइट के अंदर ड्राई हो जाएंगे, ड्राई इन सनलाइट। बट रेप्टाइल्स के अंडे हैं हार्ड, जो कि डू नॉट ड्राई, ड्राई नहीं होंगे, सूखेंगे नहीं।
दे लैक थिक शेल्ड एग्स, अच्छा एक मिनट, दे लैक थिक शेल्ड एग्स विच डू नॉट ड्राई अप इन सन अनलाइक दोज ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है। अच्छा सॉरी, उल्टा हो गया, अरे भाई उल्टा कह दिया यार, उल्टा कह दिया यहाँ, है ना। तो इसको थोड़ा मिटा के दोबारा लिख देता हूँ, इसको थोड़ा मिटा के दोबारा लिख देता हूँ, बिकॉज ये रट्टे वाला पार्ट है ना, तो ये मैं भी इतना गौर नहीं करता इस चीज पे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, एम्फीबियंस वर इवॉल्व्ड इनटू रेप्टाइल्स, दे रेप्टाइल्स लेड थिक शेल्ड एग डू नॉट ड्राई अप, रेप्टाइल्स के, तो सही तो लिखा था यार, सही तो लिखा था, थिक शेल वाले एग्स हैं जो कि सूखेंगे नहीं, ड्राई नहीं होंगे, और इनके एग्स कैसे हैं, मॉइस्ट हैं, जो कि सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगेन वी ओनली सी देयर मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स द टर्टल्स, टोर्टोइसेस एंड क्रोकोडाइल्स। इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स और सो द रेप्टाइल्स, अच्छा अब इसके 200 मिलियन साल बाद, इसके 200 मिलियन ईयर्स आफ्टर, है ना, बाद 200 मिलियन ईयर्स साल बाद क्या हुआ, इसके 200 मिलियन ईयर्स साल बाद क्या हुआ, आपके पास रेप्टाइल्स का एज आ गया। तो अब रेप्टाइल्स जो है वो बड़े ज्यादा हो गए, रेप्टाइल्स माने जैसे ये क्रोकोडाइल वगैरह है ना, तो क्रोकोडाइल बड़े ज्यादा हो गए, बड़े ज्यादा हो गए। देखो स्टार्ट यहाँ से हुआ, क्रोकोडाइल के बाद ये जो है ये पूरा जो है आपके डायनासोर्स वगैरह ये बड़े ज्यादा हो गए, फिर ये एक्सटिंक्ट हो गए, फिर ये एक्सटिंक्ट हो गए, फिर ये एक्सटिंक्ट हो गए। जाइंट फर्न्स, फिर इसके बाद देखो इन्होंने प्लांट का भी बीच में शुरू कर दिया, जाइंट फर्न्स बनने स्टार्ट हो गए, जिसको हमने कहा टेरिडोफाइट्स वर प्रेजेंट बट दे ऑल फेल टू फॉर्म कोल डिपोजिट्स स्लोली। तो फर्न्स ने क्या बना लिए, फर्न्स ने क्या बना लिए, कोल डिपोजिट, कोल डिपोजिट्स बना लिए, ठीक है ना। सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल्स बैक वेंट, जो ये लैंड के रेप्टाइल्स थे ये वापस पानी में चले गए, ठीक है, इनसे एम्फीबियंस बन गए, ठीक है, और इनसे सॉरी इनसे फिशेस बन गई, फिश लाइक रेप्टाइल्स प्रोबेबली 200 मिलियन ईयर्स अगो, जिसको हमने कहा इक्थियोसॉर्स। तो ये 200 मिलियन साल पहले हमें देखने को मिला, जो कि वापस पानी में चले गए, पानी में चले गए, इसको हमने कहा इक्थियोसॉर्स, इक्थियोसॉर्स, जो कि हमें मिले 200 मिलियन साल पहले, यानी यहाँ पे जब 200 मिलियन साल बाद, तो ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। अब यहाँ से आपको याद रखना है जो डायनासोर्स के नाम वगैरह आएंगे, देखो द लैंड रेप्टाइल्स वर ऑफ कोर्स डायनासोर्स, द बिगेस्ट ऑफ देम टायरानोसोरस रेक्स, इसके बारे में ध्यान देना, जो डायग्राम आपको दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये कहाँ पे है, डायनासोर्स का जो डायग्राम है इसके सबसे ऊपर बना है टायरानोसोरस, इसके बारे में लिखो, ये 20 फुट का है, सबसे टॉलेस्ट है, देखो सब कुछ यहाँ पे लिखा होगा, इट इज 20 फुट इन हाइट एंड हैड सम, इसके जो है टीथ जो है बड़े डेंजरस हैं। अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो द डायनासोर्स सडनली डिसअपीयर्ड। तो अब से आज से 65 मिलियन ईयर्स अगो एक्सटिंक्ट हो गए डायनासोर्स, डायनासोर्स गॉट एक्सटिंक्ट। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है, ठीक है। और क्यों हुए ये कोई नहीं जानता, कुछ कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो गया होगा, कुछ कहते हैं कुछ हो गया होगा अचानक से, ठीक है। अब फर्स्ट मैमल्स आ गए, अब देखो डायनासोर, यहाँ देखो अर्ली रेप्टाइल्स थे, अर्ली रेप्टाइल्स से क्या बने, टर्टल्स, लिजर्ड, स्नेक, टोटोरस, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारे किससे बने हैं, अर्ली रेप्टाइल से बने हैं। अर्ली रेप्टाइल से सौरोप्सिड्स की तरफ एक जारी है, सौरोप्सिड से क्या बने, थिकोडॉन्स, डायनासोर्स, और डायनासोर से बर्ड्स, ठीक है। अब सिनेप्सिड्स की तरफ एक जारी है, सिनेप्सिड से क्या बने, पेलिकोसोरस और फिर मैमल्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है, जो कि सारे एक्सटेंट हो चुके हैं नीचे वाले, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको ऐसे ही याद रख लेना है, टर्टल्स, थिकोडॉन्स, ये सब आपको, ये पीरियड वगैरह याद करने की आवश्यकता नहीं है। सिमिलरली प्लांट्स में भी आप एक बार ना यूट्यूब पे सर्च करना, कोई ट्रिक वगैरह अगर होगी तो आप उससे देख सकते हो, बिकॉज मैं तो चलो इतना क्या बोला हूँ, मैं क्या ट्रिक बना के दिखाऊँ आपको। और डायनासोर्स भी ऐसे ही है ना, डायनासोर्स भी आप ऐसे ही ट्रिक से कुछ याद करने की कोशिश कर लेना, ठीक है, बट याद ना हो तो भी चलेगा। देन ओरिजिन ऑफ मैन, अच्छा पहले मैमल्स के देखो, फर्स्ट मैमल्स वर लाइक शूज, चूहे की तरह होते थे, चूहे की तरह। फॉसिल्स आर स्मॉल साइज, मैमल्स वर विविपेरस, विविपेरस माने जो है अपने बर्थ यंग वंस को बर्थ दे रहे हैं, प्रोटेक्टेड देयर यंग बॉर्न को प्रोटेक्ट करते थे मदर के बॉडी के अंदर। मैमल्स आर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग, मैमल्स सेंस कर पाते थे। व्हेन रेप्टाइल्स केम डाउन द मैमल्स टुक डाउन द अर्थ, जब रेप्टाइल्स हट गए, रेप्टाइल्स का पीरियड ओवर हो गया 65 मिलियन, उसके बाद मैमल्स आ गए, मैमल्स ने अब इतना ज्यादा ग्रो कर लिया है, ठीक है। देयर वर इन साउथ अमेरिकन मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट। साउथ अमेरिका में ऐसा था कि जो मैमल्स थे वो हॉर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हॉर्स की तरह था उनका मुंह, किसी किसी का, तो है ना। तो ये आप एक बार नोट कर लो। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, साउथ अमेरिका में से ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, सॉरी साउथ अमेरिका में से, साउथ अमेरिका जो है नॉर्थ अमेरिका को जाके जुड़ गया। अब नॉर्थ अमेरिका को जाके जुड़ गया तो नॉर्थ अमेरिका के जानवरों ने इन मैमल्स को खत्म कर दिया, तो अब हमें इसलिए ये हॉर्स वाले मैमल्स जो है वो देखने को नहीं मिलते, ठीक है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम अदर मैमल, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वाले मैमल्स जो है वो सर्वाइव कर गए, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया ना, साउथ अमेरिका अलग हो गया। लेट्स वी फॉरगेट सम मैमल्स होली लिव्ड इन वाटर, जैसे व्हेल्स, डॉल्फिन, सील्स, सी काउस, ये सारे मैमल्स जो कि पानी में रहते हैं। हॉर्स एवोल्यूशन का, हॉर्स एलिफेंट इन सबका एवोल्यूशन अलग से है, वो आपको नहीं जानना।
ऑरिजिन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन, तो ये आप याद रखना है, मैन के बारे में याद रखना है। तो मैन का एवोल्यूशन स्टार्ट होता है 15 मिलियन ईयर्स अगो। 15 मिलियन ईयर्स अगो रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस एक साथ रहते थे। तो 15 मिलियन साल पहले रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस एक साथ रहना स्टार्ट करिए। जल्दी जल्दी कर लेते हैं यार, अब बिकॉज टाइम हो गया। 15 मिलियन ईयर्स अगो ड्रायोपिथिकस रामापिथिकस एक साथ रहते थे, है ना। देखो ड्रायोपिथिकस रामापिथिकस वर एग्जिस्टिंग, दे वर हेयरी थे और गोरिल्ला की तरह चलते थे, चिंपैंजी की तरह चलते थे। रामापिथिकस ज्यादातर मैन लाइक थे, ये मोर मैन लाइक थे, मोर मैन लाइक, बट अभी भी उतना मैन लाइक फीचर जो है इनमें नहीं आया था। दे वर मोर मैन लाइक। ड्रायोपिथिकस वाज मोर एप लाइक, ड्रायोपिथिकस ज्यादातर एप की तरह थे, एप लाइक, जैसे बंदर वगैरह होते हैं ना, उनकी तरह थे ये, ठीक है। देन few fossils of man like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania। तो ये आप जगह के नाम याद रखने हैं, इथियोपिया है और तंजानिया है। These revealed hominid features leading to the belief that about 3 to 4 million years ago man-like primates walked in eastern Africa। तो इनसे हमें ये पता चला कि 3 से 4 मिलियन साल पहले के करीब करीब कुछ होमिनिड लाइक मैन, मतलब ह्यूमन लाइक मैन जो है वो चलना शुरू हो गया। देन ये ज्यादातर 4 फुट तक के होंगे और इसको हमने नाम दे दिया ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहाँ पे मिले, ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहाँ पे माने जाते हैं कि कहाँ पे मिले होंगे, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, स्पेलिंग वगैरह देख लेना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये कहाँ पे है, साउथ नहीं ईस्टर्न अफ्रीका में, ईस्टर्न अफ्रीका में। ये और ज्यादा मैन लाइक है, मैन लाइक है, होमिनिड है, होमिनिड कल्चर इनमें देखने को मिला, होमिनिड कल्चर मतलब ह्यूमन लाइक देखने को मिले, है ना। और ये आपको कहाँ मिले, 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो देखने को मिले, और कहाँ मिले आपको, साउथ अफ्रीका में, सॉरी ईस्ट अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में देखने को मिले, ठीक है। तो ईस्ट अफ्रीका नोट कर लो। फिर इसके बाद आए आपके पास 2 मिलियन ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलोपिथिकस लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड। अच्छा यहाँ पे 2 मिलियन है ना, तो 3 to 4 वाला अलग है, वो तो अलग है ना। ये मोर मैन लाइक है, मतलब पुराने वाले से और ज्यादा मैन लाइक कैरेक्टर्स आपको देखने को मिले हैं। आगे देखते हैं। एविडेंस शोज दैट दे हंटेड विद स्टोन वेपन्स बट एसेंशियली एट फ्रूट। हंटिंग स्टार्ट हो गई, हंटिंग स्टार्ट हो गई, बट एट फ्रूट्स, खाते फ्रूट्स ही थे बट हंटिंग कर लेते थे, खाते फ्रूट्स ही थे, हंटिंग कर लेते थे। आगे चलिए, होमो हैबिलिस आए, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस जो है वो और ज्यादा मैन लाइक थे, होमो हैबिलिस और ज्यादा मैन लाइक थे। अब होमो टर्म स्टार्ट हो गया तो होमो हैबिलिस मोर मैन लाइक, मोर मैन लाइक थे। और इनमें आपको क्या देखने को मिलता था कि इनमें स्टोन जो है, स्टोन की जो वेपन्स है वो बहुत एक्सीलेंट बनाए स्टार्ट हो गए। ये भी क्या खाते थे, ये भी प्रोबेबली फ्रूट ही खाते थे, ये भी वेजिटेरियन थे, दे वर आल्सो वेजिटेरियन, ठीक है, ठीक है। फिर आए होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस वो जो सीधे चलना स्टार्ट हो गए, होमो इरेक्टस। इनका स्ट्रक्चर कैसा था, इरेक्ट था, स्ट्रेट चलते थे ऐसे सीधा, ठीक है। इसके बाद आए निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन का ब्रेन साइज देखो, ब्रेन साइज दिया हुआ है, ब्रेन कैपेसिटी किसकी, होमो हैबिलिस की। होमो हैबिलिस की ब्रेन कैपेसिटी है 650 to 800 सीसी। तो ये लिख लो, इनमें 650 से 800 सीसी, इसमें है 900 सीसी। इसके बाद आया निएंडरथल मैन, निएंडरथल मैन इसके बाद आया है निएंडरथल मैन, और इसके ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है, 1600 नहीं 1400 सीसी, 1400 सीसी इसकी ब्रेन कैपेसिटी है। क्रेनियल कैपेसिटी कह लो या ब्रेन कैपेसिटी कह लो। और ये कहाँ पे थे, ये भी ईस्ट और सेंट्रल एशिया के बीच में थे, और कहाँ, कुछ 40,000 से 1 लाख साल पहले की बात है, 40K to 100K ईयर्स अगो, ठीक है ना। दे यूज हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, अपनी बॉडी को बचा के रखते थे, अपने डेड वन को बरीड करते थे, बरीड देयर डेड वंस। तो ये याद रखना, बरीड देयर डेड वंस, बरीड देयर डेड वंस, जो भी मरता था उसको ये दफना देते थे। नेक्स्ट चलिए, होमो सेपियंस, इसके बाद है होमो सेपियंस, ठीक है। निएंडरथल मैन आ गया ना। अच्छा मीट तो मैंने बताया नहीं कहाँ पे हुआ स्टार्ट, होमो इरेक्टस थे, और होमो इरेक्टस जो है वो मीट खाते थे, तो ये मीट खाने स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे भी मीट वगैरह जो है चलता है, ठीक है। तो निएंडरथल मैन के बाद आए होमो इरेक्टस, सॉरी होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस आएंगे इसके बाद। तो हाँ होमो सेपियंस, होमो सेपियंस मोस्ट एडवांस्ड हैं, मोस्ट एडवांस्ड है आपके पास होमो सेपियंस। और इसके बारे में आपको एनसीईआरटी कह रही है कि ये कब आए हैं, 10,000 से 75,000 साल पहले। तो ये आप एक बार नोट कर लो, है ना। और इसमें कई सारी चीजें आपको एनसीईआरटी ने और भी दी हुई हैं,
यार इनके आते ही एग्रीकल्चर और बेस्ट हो गया, है ना। बाकी सारी चीज़ें जो है, फैसिलिटीज जो है इनके आते बेस्ट हो गई। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपको जो टेबल्स वगैरह बच गए हैं, वो टेबल्स मैं आपको कब करवाऊंगा, जब मैंने एक सेशन आपके लिए प्लान किया है, ऑल डायग्राम्स एंड टेबल्स ऑफ एनसीईआरटी। उसमें हम उसको डिटेल में कवर करेंगे, उसकी ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, रेशम, श्रीमन नारायण, राम राम।